See, in this lecture, we are going to deal with the important aspects of Mauryan Empire. We'll be studying about its polity, how the subjects were governed. Similarly, we'll be taking a look into the economy or the revenue dimension of the Mauryan Empire. We'll also deal with how this culture, the material culture of the Mauryan Empire, spread to the various far-flung areas that were forming a part of the territory of the Mauryan Empire. And we'll be also taking a look at what were the prominent factors which led to the decline or disintegration of Mauryan Empire, right? So we'll be starting with polity or the administrative part first. Now सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो फ्रेमवर्क है, बेसिक फ्रेमवर्क आपका जो मौर्यन अंपायर को गवर्न कैसे करना है, राइट, वो किसने दिया था? कौटिल्य ने। कौटिल्य ने, हमने देखा उनकी जो मैग्नस ओपस थी, जो उन्होंने बुक लिखी थी, दैट इज अर्थशास्त्र। राइट, अर्थ बेसिकली मीन्स इकोनॉमी, राइट, एंड शास्त्र। बट हमने ये भी देखा था कि अर्थशास्त्र खाली इकोनॉमी से डील नहीं करती, ये डील करती है कि उसका जो अंपायर है उसको कैसे गवर्न करना चाहिए, राजा की क्या क्या ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट। साथ साथ ये इंटेलिजेंस सिस्टम के बारे में भी बात करेगा, स्टेट क्राफ्ट के बारे में भी बात करेगा, स्पाइस के बारे में बात करेगा, स्टेट का रोल कैसा होना चाहिए, राइट, लिमिटेड स्टेट होनी चाहिए या फिर ऑल इनकम्पासिंग स्टेट होनी चाहिए, राइट। इसके साथ साथ ये रेवेन्यूज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डील करेगा, बिकॉज आपको क्या है, एक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा, ऑफिशियल्स क्या है सेटअप करने पड़ेंगे, दोज विल बी कलेक्टिंग वेरियस रेवेन्यूज एंड दीज रेवेन्यूज विल प्लग इनटू द आर्मी. That army will be used for territorial expansions and wars. These revenues will support the heavy administrative structure, bloated bureaucracy of the Mauryan Empire, right? तो ये जो है अर्थशास्त्र में एक फ्रेमवर्क और एक आइडियल दिया हुआ है कि राज्य को और अंपायर को कैसे गवर्न करना है, राइट? तो और सी इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, इवन जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 है उसमें भी कौटिल्य एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर रेफर किया जाता है. तो मौर्यन अंपायर तो डेफिनेटली क्या है, इट एक्ट्स एज ए बेसिक फ्रेमवर्क एंड आइडियल और एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस. राइट. सी मौर्यन अंपायर बहुत बड़ा अंपायर था, तो आइडियली क्या है, ये जो आइडियल फ्रेमवर्क है इसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट तो नहीं हो पाएगा, बट ये काफी जो राजा होगा, जो किंग होगा, जो एम्परर होगा, इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा, एटलीस्ट इन द हार्ट ऑफ द अंपायर, राइट, द कोर पार्ट ऑफ द अंपायर, दैट इज द सीट और द कैपिटल ऑफ गवर्नेंस. पाटलिपुत्र पटना के आसपास जो एरिया है जहां पे राजा का डायरेक्ट कंट्रोल ज्यादा होगा, राइट, वहां पे तो ये क्या है कुछ हद तक इंप्लीमेंट किया जाएगा. लेकिन हम देखेंगे जो फार फ्लंग एरिया है उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज नहीं थी, तो जो फार फ्लंग एरियाज थे उसमें एग्जैक्टली इसको रेप्लिकेट करना वाज ए बिट डिफिकल्ट, राइट. सो एडमिनिस्ट्रेशन भी वेरियस टाइप्स के होंगे डिपेंडिंग ऑन द टेरिटोरियल एक्सटेंट, राइट, टेरिटरी के उस पर डिपेंड करेगा. सो दिस वाज द बेसिक फ्रेमवर्क हमने देखा. नाउ ये जो बेसिक फ्रेमवर्क है इसके भी दो एस्पेक्ट है. वन इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि प्रैक्टिकली कैसे गवर्न करना चाहिए, ठीक है. और जो दूसरा एस्पेक्ट होगा एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट इज
more of a philosophical aspect. राइट तो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट क्या होगा? सी कौटिल्य क्या बोलते हैं कि किंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किंग शुड यूज हिज ऑथोरिटी, राइट, उसकी जो अथॉरिटी है और जो पावर है किंग को कैसे यूज करना चाहिए, सो एज टू प्रोमलगेट धर्मा, राइट। तो कौटिल्य किंग को क्या बोलता है, एम्परर को क्या बोलता है, धर्म प्रवर्तका, दैट इज अ किंग इज अ प्रोमलगेटर और he is the proponent of dharma. Now what exactly is dharma, right? इसके भी 3 कॉनोटेशन है जो हमने पढ़े थे। धर्मा also has 3 connotations, right? तो कौटिल्य क्या बोलते हैं? सी कौटिल्य के हिसाब से जो धर्मा वो होगा जो किंग को जो धर्मशास्त्र, जो हिंदू धर्मशास्त्रों में लिखा गया है उसको क्या है, इंप्लीमेंट करना है एक किंग को, राइट। तो यहां पे किसका लिंक देख सकते हैं हम, यहां पे हम देख सकते हैं कि रिलीजन, हाउ इज रिलीजन लिंक्ड टू पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो धर्मशास्त्रों में, धर्मशास्त्र क्या है? सी धर्मशास्त्र क्या है? दीज आर द लॉ बुक्स, हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। धर्मशास्त्रों को धर्म सूत्र भी बोलते हैं, धर्म सूत्रास। और सूत्र का क्या मतलब है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट, इन द प्रीवियस लेक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ धर्मशास्त्र इज मनु स्मृति, दैट इज द लॉज ऑफ द मनु, ठीक है। तो मनु क्या देते हैं, वेरियस लॉज देते हैं, राइट, वेरियस रूल्स देते हैं, वेरियस ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज देते हैं टू वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो जो सोसाइटी है उसका जो फाउंडेशन है वो कैसे बनी गई है, कैसे बनाई गई है, राइट। उसमें अलग अलग सेक्शंस को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, क्या ऑब्लिगेशंस दी गई हैं, क्या ड्यूटीज दी गई हैं, किसको कैसे एक्ट करना चाहिए, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, राइट। तो इन सारी चीज़ों को इनकम्पास करता है। तो सोसाइटी को कैसे गवर्न करना है, राइट, जब हर एक इंडिविजुअल की ड्यूटीज डिफाइंड होंगी और वो जो इंडिविजुअल है उन ड्यूटीज के बेसिस पे क्या है वेरियस एक्शंस लेगा, डिसीजंस लेगा, राइट। ही विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज मॉरल एंड व्हाट इज इमोरल, राइट। तो क्या है, ये जो है अगर एक सेट पैटर्न पे अकॉर्डिंग, इफ पीपल आर गवर्न्ड अकॉर्डिंग टू दिस रिलीजियस लॉज, इट मीन्स दैट देयर बिहेवियर इज ऑर्डरली, राइट। तो इट विल क्रिएट सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। राइट, फॉर एग्जाम्पल यहां पे धर्मशास्त्रों में क्या है, यहां पे कॉनोटेशन है धर्मा का कि किंग का क्या मेन फंक्शन होगा, ही हैज टू मेंटेन धर्म, सॉरी आपका वर्ण, आश्रम, व्यवस्था, ठीक है। ये जो व्यवस्था की गई है सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने की, राइट, ब्राह्मण्स विल बी द टीचर्स, राइट, दे विल बी द रिलीजियस ऑफिशियल्स, दे विल बी प्रीस्ट। Similarly, Kshatriyas will participate in polity, administration and warfare, Vaisyas will participate in trade, and Shudras will serve the upper 3 varnas of the society. So this is how various kind of
privileges and disabilities were extended to the different sections of the society, and that is how a society was constructed or built up, right? तो वर्ण और आश्रम जो है व्यवस्था, that is the core of धर्मशास्त्रास, right? Now suppose if Shudras, what if Shudras who were extended various menial occupation, dead occupations, they stopped fulfilling their duties or responsibilities? What if they have revolted? Don't you think that it will have created an anarchy in society, right? तो जो एंटायर जो सोसाइटल सेटअप है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और सोसाइटल सेटअप डिस्टर्ब हो गया तो ये क्या है, जो आपका जो अंपायर है उसमें इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ले आएगा. दैट इज व्हाई कौटिल्य सेड दैट वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ अ किंग इज ही इज द धर्म प्रवर्तकता, ही इज द प्रोमलगेटर ऑफ धर्मा, राइट? सो दिस इज व्हाट धर्मा मीन्स अकॉर्डिंग टू कौटिल्य. इसमें एक चीज और रेफरेंस जानने की जरूरत है कि कौटिल्य वाज हिमसेल्फ अ ब्राह्मण who studied in the Takshila universities. So he is defining dharma within a Hindu Brahmanical framework, right? And that is how the society was built in the ancient times, right? That is how the society was structured. Now dharma means, हमने पहले देखा था, dharma means duties or obligations. This is the core concept of dharma. So here duties and obligations as per the Dharma Shastras or various laws or rules laid down in the Dharma Shastras or Sutras. ठीक है, इसका सेकंड कॉनोटेशन क्या होगा धर्मा का? सी सेकंड कॉनोटेशन होगा धर्मा का दैट अशोका, हाउ डिड अशोका डिफाइंड धर्मा, राइट? तो यहां पे बोला गया उसको धर्मा को धम्म, और धम्म क्या है, एक प्रकृत वर्ड है, राइट? तो यहां पे कौन सी ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस होंगी? ठीक है, यहां पे ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस होंगी जो अशोका ने दी थी अपने सब्जेक्ट्स को, और जो उसकी प्रजा है, राइट, उनकी क्या क्या ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस होंगी. फॉर एग्जांपल ये क्या है, यहां से एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, एक कोड ऑफ कंडक्ट लेके आना चाहता है कि हाउ द सब्जेक्ट्स और मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर सपोज टू एक्ट, एंड दे आर सपोज टू एक्ट विद इन द फ्रेमवर्क और कंटेक्स्ट ऑफ धर्मा. एंड धर्मा, हाउ अशोका डिफाइंड धर्मा, what is the second connotation as per Ashoka of dharma is that he gave various instructions, right? That employer, for example, employer की ड्यूटी और ऑब्लिगेशन होगी कि वो अपने एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रीट करे, राइट? एक्सप्लॉयटेशन ना करे, उसको फेयर वेजेस दे, राइट? ऐसी ऑब्लिगेशन होगी मास्टर की. मास्टर को भी अपने जो स्लेव है उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए. तो इफ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर, यहां पे जब मैंने व्हेन आई एम मेंशनिंग द टर्म स्लेव, देन यू शुड बी क्विक टू एनालाइज दैट स्लेवरी वाज इंडीड प्रेवलेंट इन एंशिएंट सोसाइटी, राइट? इवन अर्थशास्त्र में भी ये बताया गया है कि स्लेव्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए, उनकी ह्यूमेन ट्रीटमेंट होनी चाहिए, राइट? दे शुड बी ट्रीटेड फेयरली. सो दीज टेक्स्ट और दीज प्रैक्टिसेस ये पॉइंट आउट करता है कि स्लेवरी वाज प्रेवलेंट इन इंडियन, एंशिएंट इंडियन सोसाइटी. लेकिन मेगास्थेनिस, हमने देखा मेगास्थेनिस जो ग्रीक एम्बेसडर थे, ही वाज स्टेइंग in the Mauryan capital of Pataliputra. He was the ambassador of Seleucus, Seleucid Empire, Seleucus Nicator, जिसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने. तो जब वो यहाँ पे देखते हैं, ही said कि एंशियंट इंडिया में स्लेवरी प्रेवलेंट नहीं है. लेकिन ऐसा क्या है डिफरेंट, ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? Whereas Megasthenes is saying that slavery is not prevalent or practiced in ancient society, जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अशोका भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि हाउ मास्टर शुड बी ट्रीटिंग अ स्लेव, और इवन अर्थशास्त्र में भी लिखा गया है कि स्लेव्स की फेयर और ह्यूमेन ट्रीटमेंट होनी चाहिए, इथिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, राइट? कंपैशन बेस्ड ट्रीटमेंट होनी चाहिए.
तो ये बोल रहे हैं कि स्लेवरी एग्जिस्ट कर रही है, मेगास्थनीज बोल रहे हैं स्लेवरी नहीं एग्जिस्ट कर रही है। सी ये है, इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, हाउ पीपल आर लुकिंग एट थिंग्स। सी मेगास्थनीज वाज अ ग्रीक, तो ग्रीक सोसाइटी वाज अ स्लेव सोसाइटी। वहां पे जो स्लेवरी प्रैक्टिस थी दैट इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम हाउ स्लेवरी वाज प्रैक्टिस्ड इन एंशिएंट इंडिया, राइट। तो ये बोला जाता है ऑल तो स्लेवरी थी एंशिएंट इंडिया में, लेकिन एंशिएंट सोसाइटी स्लेव सोसाइटी नहीं है। इस टर्म का क्या मतलब है, विल बी लुकिंग। ये even though slavery is there in ancient India, but why we could not say the ancient Indian society was a slave society, right? We'll be justifying this statement later on. Similarly, husband की क्या responsibilities है towards wife, और wife को अपनी ड्यूटीज फुलफिल करना चाहिए। सो see he is giving a code of conduct, a moral code of conduct, and this is how Ashoka is defining dharma, right? सिमिलरली पेरेंट्स की ड्यूटीज़ है, रोल्स है, ओब्लिगेशन है टुवर्ड्स चिल्ड्रन, और सिमिलरली चिल्ड्रन को भी कैसे अपने पेरेंट्स की जो है ऑर्डर्स है, कमांड है, बात है, एडवाइस है, उसको क्या है मानना चाहिए, राइट। सिमिलरली ही सेज कि कैसे जो ले पर्सन है, आम आदमी है, कॉमन मैन है, ही शुड बी रिस्पेक्टिंग मॉन्क्स, ब्राह्मण्स, राइट, श्रमणास। श्रमणास क्या, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, श्रम, लेबर, वी हैव डिस्कस दिस इन प्रीवियस लेक्चर्स। एंड खुद अशोका डिफाइन करता है इन जनरल किंग, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ किंग टुवर्ड्स सब्जेक्ट्स। अशोका बोलता है कि किंग शुड ट्रीट सब्जेक्ट्स एज हिज ओन चिल्ड्रन, ठीक है, प्रजा को अपने बच्चे की तरह एक एम्परर, एक किंग, एक राजा को ट्रीट करना चाहिए। किंग शुड लुक आफ्टर द वेलफेयर, राइट, एंड इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, एंड सब्जेक्ट्स जस्ट लाइक चिल्ड्रन शुड फॉलो और ओबे द कमांड, इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स ऑफ किंग, ठीक है। तो king is like a father, all subjects are his children. So this is the concept of paternal kingship. Paternal, paternity से ये वर्ड आया है, kingship, ठीक है। तो अशोका इस चीज पे क्यों एम्फेसाइज कर रहा है? See, अशोका क्या चाहता था? अशोका wanted to bring commonality, since all the people, irrespective of their gender, irrespective of their varna, irrespective of their caste, irrespective of their religion, will be following this moral code of conduct, right, as propounded by Ashoka. So he wanted to weld or unite these different sections having different ideology and way of thinking, and they should all be guided by one common code of conduct. So it means he wanted to unite or weld, because if all will be following a particular code of conduct, they will be united in some manner. So through this he is trying to achieve universality, right? So this is how we could interpret dharma. This is the second connotation of dharma. The third connotation of dharma could be, it could be dharma, that is Buddhism, that is propagation of Buddhism, right? This is the third connotation. और अशोका ने क्या है, हमने देखा था कि धम्म, that is धर्म, that is religious, महामात्राज, महा that is means great, मात्राज मतलब ये आया है अमात्यास से वर्ड आया मात्राज, that means officials. These are great religious officials who were, जिनका टास्क क्या था कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अंपायर, इवन ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल और कॉन्टिनेंटल बेसिस और वर्ल्ड बेसिस पे, ही वांटेड टू प्रोजेक्ट बुद्धिज्म एज ए यूनिवर्सल रिलीजन. ही वांटेड टू प्रोपगेट रिलीजन. सो यू कुड से दीज एक्टेड एज अ काइंड ऑफ अ मिशनरीज, राइट?
whose aim was to spread Buddhism. So that is how the Buddhism spread to Central Asia, to Southeast Asia, to Sri Lanka. We saw how Ashoka was successful in converting the ruler of or the king of Sri Lanka. Sri Lanka को उस टाइम पे हमने देखा ताम्रपर्णी बोलते थे, TAMRAPARNI, ठीक है। वहाँ के जो किंग का नाम दिया गया देवनाम्पी तीसा, इनके बेटे गए थे, नागार्जुन हमने देखा, राइट। सो दीज आर द थ्री कंटेक्स्ट और थ्री कॉनोटेशन हाउ वी कुड डिफाइन धर्मा। एनसीईआरटी में फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया गया है, लेकिन ऑल दीज थ्री विल बी गोइंग साइमल्टेनियसली, ऑल ऑफ दीज विल बी इंप्लीमेंटेड साइमल्टेनियसली, राइट। एनसीईआरटी में धर्मा का मतलब है, दिस इज द फर्स्ट कॉनोटेशन, दैट इज अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्मशास्त्रास। तो अशोका और इवन सी जो चंद्रगुप्त मौर्य आए, बिंदुसार आए, they did not want to disturb the existing societal setup. Even they wanted to maintain current social order stability, and that social order and stability was in fact a consequence or effect of how the Indian society was governed as per the various Hindu religious laws, right? तो क्योंकि अगर वहां पे इंस्टेबिलिटी और एनार्की आ जाएगी, वहां पे जब लोग कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करेंगे, सो दैट विल अल्टीमेटली स्पिल ओवर इनटू पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इट विल अंडरमाइन द नॉट ओनली द इंस्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी बट इंस्टेबिलिटी ऑफ द एंटायर एम्पायर एज वेल, राइट। सो this is going on and even this was going on, so all of these are going on simultaneously, right। सी अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या था एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करने का। हमने देखा कि फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट क्या था, आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क क्या था जिस हिसाब से गवर्नेंस होना चाहिए, नाउ प्रैक्टिकली कैसे गवर्न होता था, उसके क्या डायमेंशंस होंगे। सी अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसके हम बेसिकली 3 डायमेंशन से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। One dimension will be territorial expansion. Now कौटिल्य बोलते हैं कि जो किंग है उसको रैपिडली अपनी जो टेरिटरी है और एम्पायर को क्या है, एक्सपेंड करना चाहिए, राइट। एक्वायर, ही शुड एक्वायर न्यू टेरिटरीज, और हमने देखा कि जो मौर्यन एम्पायर है उसका एक्सटेंट कहां तक था, उसका एक्सटेंट हम देखेंगे, हमने देख लिया था ऑलरेडी। सी एक्सेप्ट डीप साउथ, राइट, डीप साउथ मींस करंट, यू कुड से रफली करंट केरला और तमिलनाडु, ठीक है। केरला एंड तमिलनाडु एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन इज अ मॉडर्न कंसेप्ट। उस टाइम पे केरला तमिलनाडु ऐसा सच नहीं था। These areas were ruled by various dynasties or kings, right? तो यहां तक क्या है उसका क्या है, टेरिटरी नहीं थी मौर्यन एम्पायर की, राइट। एक्सेप्ट डीप साउथ यहां पे नहीं थी, तो यहां पे वेरियस डायनेस्टीज रूल करती थी। फॉर एग्जांपल चोलाज और पांड्याज। सी चोलाज एंड पांड्याज ये क्या है, मॉडर्न तमिलनाडु में रूल करते थे। चोलाज अपर तमिलनाडु, नॉर्दर्न तमिलनाडु आप कह सकते हैं। पांड्याज का जो रूल था दैट इज इन द लोअर सदर्न पोर्शन ऑफ मॉडर्न तमिलनाडु इन द मदुराई एरिया, राइट। सी आप पढ़ेंगे जब मेडिवल इंडिया, वहां पे भी आप चोलाज के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे आप 3rd सेंचुरी BC में भी चोलाज के बारे में पढ़ेंगे। सी चोलाज और ये पांड्याज और जो बाकी जो डायनेस्टीज हैं उनका क्या बीच में क्या है, रूल ब्रेक हो गया था, राइट। देयर वॉज वैक्यूम इन बिटवीन, और फिर से चोलास की फिर से डायनेस्टी एक आएगी जो फिर रूल करेगी, दैट वो आप पढ़ेंगे 8th, 9th और 10th सेंचुरी AD में, राइट। इसके कम से कम अराउंड 800-900 ईयर्स आफ्टर दिस। सिमिलरली चेराज थे, इनको केरल पुत्राज भी बोला जाता था, राइट। देवर दीज आर द डायनेस्टी, दे वर रूलिंग इन केरला। सिमिलरली सत्यापुत्राज भी थे, ये भी केरला में सेटअप थे, इनकी डायनेस्टी मॉडर्न केरला में, राइट। और साथ साथ ताम्रपर्णी श्रीलंका, मॉडर्न श्रीलंका,
ठीक है। तो जो रूल होगा सदर्न में, राइट, ये जो डीप साउथ है, ये जो केरला तमिलनाडु का रीजन है, वहां पे इनका रूल नहीं होगा, राइट। और सी, तो मतलब ये जो डायनेस्टीज हैं ये लगभग दिस बॉर्डर एरिया में लाई करेंगे मौर्यन अंपायर के, राइट। सो दीज पीपल वर हैविंग contact and they knew about the Mauryan Empire, or similarly in vice versa Mauryans were also aware of Cholas, Pandyas, Cheras, Satyaputras and Sri Lankans, right। श्रीलंकन्स में तो हमने देखा कि बुद्धिज्म जो फैला वो अशोका का ही एक इनिशिएटिव था, राइट। तो ये कैसे पता चला कि उनको पता था? सी वेरियस अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें इन डायनेस्टीज और अंपायर्स को मेंशन किया गया है, ठीक है। वेस्ट में आप देखेंगे, वेस्टर्न पोर्शन में हम देखेंगे कि दिस इज द हिंदू कुश रेंज, राइट। दिस इज पाकिस्तान, मॉडर्न पाकिस्तान, दिस इज अफगानिस्तान, और यहां पे काबुल और कंदाहार दे आर पार्ट ऑफ ईस्टर्न अफगानिस्तान। तो इवन यहां तक रूल था। हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, राइट, और यहां की टेरिटरीज उन्होंने यहां तक एक्वायर करी थी, ईस्टर्न अफगानिस्तान तक तो रूल था, ठीक है। ये एक्वायर करना क्यों जरूरी था? क्योंकि ये सी हिंदू कुश में क्या है, वेरियस पासेज है। फॉर एग्जाम्पल खाइबर पास, इसके थ्रू क्या है, बाहर से क्या इन्वेजन्स होते थे, और यही एक वो था, मतलब रूट था जहां से इन्वेजन्स होते थे। सो दिस एक्टेड एज ए साइंटिफिक फ्रंटियर, और यहां पे डिफेंस मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दिस क्वेश्चन वाज इवन आस्क्ड इन यूपीएससी मेंस कि मोस्ट ऑफ द इन्वेजन्स टुक प्लेस फ्रॉम द वेस्टर्न साइड बिकॉज ऑफ दिस। तो ये साइंटिफिक फ्रंटियर जब तक मेंटेन रहेगा, साइंटिफिक फ्रंटियर क्या बोलते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है। तो यहां तक रूल था। तो एक्सेप्ट अगर आप इसको छोड़ दो और यहां पे आप जाओगे तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, राइट, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का पार्ट भी मौर्यास का पार्ट नहीं था, ठीक है। कहां तक था? सी एक इंस्क्रिप्शन मिली है, महास्थान इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये मिली है बोगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। तो इस इंस्क्रिप्शन का क्या कंटेंट है, विल बी डीलिंग विद दैट। सी, अगर ये वेस्टर्न बंगाल है, ये वाला पोर्शन, राइट, एंड दिस इज बांग्लादेश, वेस्टर्न बंगाल बॉर्डर, तो ये जो नॉर्दर्न बांग्लादेश का ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज, यहां पे आपका क्या है, बोगरा डिस्ट्रिक्ट लाई करता है, ठीक है। तो यहां पे मास्थाना इंस्क्रिप्शन मिली है। ये जो जगह है उस टाइम पे बोली जाती थी पुंद्र नगर। इस इंस्क्रिप्शन में क्या है, सी ये एक काइंड ऑफ रॉक एडिक्ट है, दैट इज रॉक पे लिखी गई है इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ऐसे रॉक होगा और उस पे 3-4 लाइंस ऐसे लिखी गई हैं। तो एक चीज तो ये जानना जरूरी है कि यहां से हमें ये पता चल जाता है कि मॉडर्न बांग्लादेश में भी अशोकन अंपायर क्या क्या था, एक्सटेंड था, ठीक है। फ्रॉम ईस्टर्न बांग्लादेश और आसाम से, वहां से जो होगा आपका बाकी जो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन, दैट वाज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ मौर्यास, ठीक है। तो यहां से हमें टेरिटोरियल एक्सटेंड पता चल जाता है क्योंकि यहां पे इंस्क्रिप्शन मिली है, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस हमने देखी कि इंस्क्रिप्शंस एक्टेड एज अ काइंड ऑफ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच राजा वाज एबल टू कम्युनिकेट विद हिज प्रजा, राइट। वो वेरियस अपनी पॉलिसीज कम्युनिकेट करते थे लोगों के साथ, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए लोगों का, राइट, क्या पॉलिसी चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अशोका चेंज्ड कंप्लीटली पोस्ट कलिंग वार, राइट, वही रिजेक्टेड और अबैंडन्ड और रिनंशिएटेड द पॉलिसी ऑफ भैरी घोष, दैट इज द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, राइट, हमने देखा था। एंड ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, दैट इज द विनिंग द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द पीपल एंड टू गिव मॉरल लीडरशिप टू द एंटायर वर्ल्ड। सो वो जो मॉडर्न लीडरशिप देंगे एंटायर वर्ल्ड को, दैट इज वाई इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट ही वाज आल्सो रेफर्ड टू एज चक्रवर्ती सम्राट अशोक। सो चक्रवर्ती मीन्स दैट इज द यूनिवर्सल मोनार्क, ही इज द एम्परर ऑफ एम्परर्स, ही इज द ओवरलॉर्ड, राइट। तो जो ये महास्थान इंस्क्रिप्शन है, ये एक तो टेरिटोरियल एक्सटेंट पता चलेगा इससे, प्लस ये जो इंस्क्रिप्शन लिखी गई है ना, ये जो लाइंस लिखी गई हैं 3-4, ये लिखी गई हैं आपकी प्रकृत लैंग्वेज में,
सी प्रकृत और पाली में क्या डिफरेंस था हमने ये भी देखा। प्रकृत क्या है, एक कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है, जो कॉमन लोग स्पीक करते थे, और ये किस स्क्रिप्ट में लिखी गई है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। हमने देखा कि 99 जो परसेंट आपकी जो ये जो इंस्क्रिप्शन दे आर रिटन इन दिस ब्राह्मी स्क्रिप्ट, राइट। तो हमने ये भी देखा था कि अशोका वाज ट्राइंग टू डू लिंग्विस्टिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री बिकॉज 99% के यहाँ पे मिली है, एक्सेप्ट ये जो आपका वेस्टर्न पोर्शन होगा। सी यहाँ के लोग क्या समझेंगे, यहाँ के लोग क्या है, नॉर्मल प्रकृत ब्राह्मणी समझेंगे कि यहाँ पे ग्रीक्स रहेंगे, राइट, यहाँ पे ग्रीक्स रहेंगे। तो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट थी वो थी खारोष्टी, हमने देखा था, राइट। और ग्रीक और एरामिक लैंग्वेज में ये जो स्क्रिप्ट थी, राइट, ग्रीक और एरामिक लैंग्वेज थी और स्क्रिप्ट थी खारोष्टी। तो यहाँ के लोगों को जो जहाँ के लोगों को समझ में आता वो है, लेकिन 99% प्रकृत और ब्राह्मी थे टोटल इंस्क्रिप्शंस, राइट। तो ये एक मेथड था थ्रू विच अशोका वांटेड टू इंश्योर लिंग्विस्टिक यूनिफिकेशन ऑफ द एंटायर कंट्री। सी एक चीज और देखेंगे कि ये जो महास्थान इंस्क्रिप्शन मिली है इसमें क्या बताया गया है। सी इसमें क्या है, अशोका इज एक्चुअली कम्युनिकेटिंग विद द पर्सन हु वाज रूलिंग दिस एरिया, ठीक है। तो यहां पे जो महामात्र था, दैट इज द ग्रेट ऑफिशियल हु वाज रूलिंग दिस एरिया, उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उसको रॉयल ऑर्डर्स दिए गए हैं, ठीक है। इन रॉयल ऑर्डर्स में क्या लिखा गया है, इन रॉयल ऑर्डर्स में ये लिखा गया है कि हाउ अ प्रोविजन शुड बी मेड इन केसेस ऑफ इमरजेंसी। आप एक बफर बना के चलो, राइट, बफर बना के चलो। अगर कोई इमरजेंसी आती है, फॉर एग्जांपल क्लाइमेटिक इमरजेंसीज लाइक ड्रॉट्स और फ्लड्स, जहां पे क्या है लोगों को परेशानी हो सकती है, वेरियस काइंड ऑफ शॉर्टेजेस आ सकती हैं, तो उन शॉर्टेजेस को और उन शॉक्स को काउंटर करने के लिए देयर शुड बी अ बफर। इसको बोला गया कोष्ठ ग्रह, ठीक है। तो ये वेलफेयर बेस्ड अप्रोच भी दिखाता है आपकी अशोका की। इस कोष ग्रह में क्या होना चाहिए ये भी मेंशन किया गया। फॉर एग्जांपल राइस होना चाहिए, धान बोलते हैं उस टाइम पे, इसको धान्य बोलते थे, राइट। सिमिलरली ऑयल होना चाहिए, तेल होना चाहिए, कॉइन्स होने चाहिए। ये जो कॉइन्स थे इनको बोला गया गंधका। सो वन एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज टेरिटोरियल एक्सपेंशन। और ये जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है, दिस कुड ओनली बी पॉसिबल अगर आपकी स्टैंडिंग आर्मी होगी, ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी विच कुड रैपिडली एडवांस एंड गेन कंट्रोल ओवर दिस टेरिटरीज। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस एक्सपेंशन। सेकेंड स्टेज क्या होगी, सी आपने वंस एक्वायर कर लिया है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, क्या है जो एक्वायर किए टेरिटरीज उस पर रूल करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ वंस यू विल बी रूलिंग, आपको क्या है वहां पे अपना कंट्रोल जो है ना वो स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, राइट, राइट। कंट्रोल स्ट्रेंथन करना पड़ेगा आपको, अपना जो कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकें और उस पर ग्रिप बना सकें उस एरिया पे, एंड दैट बिकम्स quite integrated with Mauryan Empire, from loosely to strongly integrated, and for that you need administration, for that you need bureaucracy, ठीक है ना। जो एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी होगी ये क्या होगी, दिस विल इंश्योर मोर सुपरविजन, मोर कंट्रोल, राइट, मोर मॉनिटरिंग और कंसोलिडेशन और ग्रिप टाइट करेगा और मोर इंटीग्रेट करेगा जो एक्वायर टेरिटरी है अपने मौर्यन एम्पायर के सेटअप में, राइट। तो हमेशा क्या होगा, जो एक कन्क्वेस्ट का जो प्रोसेस होता है, सी द फर्स्ट स्टेज इज टेरिटोरियल एक्सपेंशन, सेकंड इज कंसोलिडेशन। इट इज जस्ट लाइक कि when you are, for example, if you are approaching in an exam, the first stage is to read, to understand, right? So you have a loose grip over the concept, then you have to consolidate, right?
तो कंसोलिडेशन नहीं होगा, देन यू वॉन्ट बी एबल टू राइट गुड आंसर्स. सो कंसोलिडेशन के लिए यू हैव टू डू मल्टीपल रिविजन्स. तो वो ग्रिप उस पर बनाना बहुत जरूरी है, राइट. सो दिस इज हाउ थ्रू ब्यूरोक्रेसी अ ग्रिप विल बी मेंटेन्ड. तो यहां से क्या हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था मौर्यास का, ठीक है, उस पर क्या थी, काफी हैवी एक्सपेंडिचर होता था. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, बिकॉज सी हमने एक चीज देखी थी कि आपकी ब्यूरोक्रेसी कितनी वास्ट है, कितनी मेहनत है और कितनी लार्ज है. ये डिपेंड करता है आपका दो फैक्टर्स पे. एक तो आपका टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है. जितना बड़ा टेरिटोरियल एक्सटेंट होगा उतनी ज़्यादा आपको ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए होंगे उसको गवर्न करने के लिए. सेकंड, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आप कितना स्ट्रिक्टली उसको गवर्न करना चाहते हैं, कितना स्ट्रिक्ट कंट्रोल आप और ग्रिप उस पर और कंसोलिडेशन उसका करना चाहते हैं, राइट. तो अगर आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना चाहते हैं देन यू विल बी पुटिंग इन मोर नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, राइट, मोर नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, मोर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, राइट. तो यहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी, टेरिटोरियल अंपायर भी बहुत ज़्यादा है और स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी करना पड़ेगा उसका. तो यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है बहुत वास्ट हो जाएगी और इसको बोला जाता है ब्लॉटेड ब्यूरोक्रेसी. इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म, ब्लॉटेड ब्यूरोक्रेसी, राइट. तो स्टेट का काफी क्या है, डोमिनेंट रोल रहेगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट. नाउ यहां पे क्या होने लग गया, सी हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में अभी कि स्पेशलाइजेशन होना लगा, ठीक है. वेरियस डिपार्टमेंट्स क्रिएट करे गए और ये डिपार्टमेंट्स क्या, हर एक जो चीज को देखने के लिए, रेवेन्यू के लिए अलग होगा, राइट, मिलिट्री के अलग होगा, नेवी के लिए अलग होगा, एलिफेंट्स के लिए अलग होगा, राइट, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का अलग डिपार्टमेंट होगा. तो जितना आप है ना उसको वर्क को, दिस इज ऑल अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर, जितना आप वर्क को क्या है तोड़ रहे हैं उसको, और हर एक डोमेन के लिए आप जितना स्पेसिफिक उसको करते जाओ, जनरल की जगह स्पेसिफिक करते जा रहे हो, और हर एक डिपार्टमेंट के लिए क्या है आप वेरियस ऑफिशियल्स करें. तो हर एक डिपार्टमेंट वाज हेडेड बाय अध्यक्ष और 27 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है आपके मौर्यन अंपायर में, राइट. 27 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हर एक का अध्यक्ष था. तो यहां से हमें पता चलता है कि वो कितना स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क करना चाहते थे. तो वहां से भी क्या है आपकी ब्यूरोक्रेसी ब्लॉट करेगी, राइट. सो काफी हैवी ब्यूरोक्रेसी थी, राइट. लास्ट हम देखते हैं रेवेन्यू. सी यू नीड फाइनेंसेस, you need finances for maintenance and expansion of army, right. आर्मी को वेजेस, सैलरीज देनी है, ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ पर्क्स देने हैं, वेपन्स प्रोवाइड करने हैं, राइट, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने हैं. तो यू नीड वास्ट नंबर ऑफ रिसोर्सेज. तो यहाँ पे आर्मी भी काफी लार्ज होगी मौर्यन अंपायर की, यहाँ पे भी हैवी एक्सपेंडिचर होगा, और ब्यूरोक्रेसी भी बहुत लार्ज होगी, वहां पे भी हैवी एक्सपेंडिचर होगा, राइट. तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है आपका वो बहुत ही क्या है स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, राइट. तो हम इसमें वेरियस रेवेन्यू ऑफिशियल्स को भी पढ़ेंगे, और ये जो रेवेन्यू है ये प्लग इन करेगा फॉर आर्मी एक्सपेंसेस प्रोवाइड करेगा फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, और ब्लॉटेड ब्यूरोक्रेसी, हैवी ब्यूरोक्रेसी को भी मेंटेन करके रखेगा, राइट. तो हम देखेंगे कि वन ऑफ द रीजंस फॉर डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ मौर्यन अंपायर कि वो इतना हैवीली ब्यूरोक्रेटिक हो गया था कि वो जो ब्यूरोक्रेसी का सुपर स्ट्रक्चर था उसको इस रेवेन्यू, अगर टैक्सेस में, राइट, रेवेन्यू मतलब यहां पे वेरियस काइंड ऑफ टैक्सेस, टोल्स, राइट. और यहां पे हम देखेंगे स्टेट की मोनोपोली मिलेगी, राइट. स्टेट वाज इटसेल्फ एंगेज्ड इन प्रोडक्शन कुछ एरियाज में, स्टेट वाज इटसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन कुछ एरियाज में, राइट. टैक्सेस, टोल्स, दोस्तों दिस इज द रेवेन्यू और इकोनॉमिक पार्ट. तो अगर इसमें कुछ भी टाइप का इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो ये जो हैवी सुपर स्ट्रक्चर आपका आर्मी और ब्यूरोक्रेसी को, इसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा. तो क्या पूरा का पूरा एम्पायर, जिस जो बेस है, जो रेवेन्यू बेस है, उस पर जो पूरा आर्मी, ब्यूरोक्रेसी और वेरियस अदर एक्सपेंसेस खड़े हैं,
अगर इसमें कुछ भी कमी आती है, इस बेस में क्या कुछ टाइप की डिफॉर्मिटी आ जाती है, तो पूरा का पूरा सुपर स्ट्रक्चर क्रम्बल कर जाएगा। और दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, राइट। हम और भी रीजंस पढ़ेंगे। सो दिस वन, ये क्या एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था कि कैसे गवर्न होना चाहिए, टेरिटोरियल एक्सपेंशन होना चाहिए, हैवी ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, राइट, आर्मी वास्ट होनी चाहिए, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, टोल्स और कस्टम हर एक के लिए अलग अलग ऑफिशियल होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क होना चाहिए। तो दिस आर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ये भी कौटिल्य ने मेंशन किया हुआ है, और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट भी। और इस फ्रेमवर्क के अंदर क्या है, जो उसका पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू गवर्नेंस उस तरीके से आपकी क्या होगी, मौर्यन एम्पायर की होगी, ठीक है। See, now we will try to study in detail how the administration or governance was carried out in the Mauryan Empire, ठीक है। इसको हम वेरियस लेवल्स पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। सेंट्रल पे कैसा गवर्नेंस था, एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रोविंशियल लेवल पे, दैट इज जो आप मॉडर्न स्टेट्स से कंपेयर कर सकते हो, वहाँ पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, right down to the very district level we'll be trying to study how administration was carried out, ठीक है। उसके पीछे हमने फिलोसफी तो आप देख चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली हम जब ये पढ़ेंगे we will coming across various technical terms, right। For example, amatya is one of the terms, and these terms they are continuously asked in the prelims examination especially, right। So you should be aware of these terms, these are very important from the prelims perspective। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो था, जो फीचर थी एडमिनिस्ट्रेशन की, दैट इज इट वाज अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड इन द सेंस दैट पावर, कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स वाज देयर इन द सेंटर ऑफ द अंपायर। तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स जो होगी, दैट इज मोनोसेंट्रिसिटी ऑफ पावर जो होगी, वो लाई करेगी राजा में, ठीक है। तो राजा वाज ऑल पावरफुल, तो इसको क्या बोला जाता है, रॉयल एब्सोल्यूटिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की क्या जरूरत थी, वाई वाज सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन फीचर हमें यहां पे देखने की मिली है। सी यहां पे क्या था, इवन इन द मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ोगे तो वहां पे आप देखोगे कि our constitution is quasi federal in nature, right। this is important because जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमने देखा कि पार्टीशन हुआ, प्लस वेरियस सेसेशनिस्ट मूवमेंट टू सिसीड फ्रॉम इंडिया, वेरियस सेसेशनिस्ट रीजनल सब नेशनल मूवमेंट्स वर गोइंग ऑन फ्रॉम वेरियस टेरिटरीज ऑफ इंडिया दैट वर एडवोकेटिंग टू सिसीड और कट ऑफ फ्रॉम द इंडियन नेशन, राइट। तो वहां पे क्या सेंट्रलाइज करने की कोशिश गई, ज्यादातर पावर कंसंट्रेट करने की गई इन द सेंटर, सो एज टू प्रोवाइड यूनिटी और इंटीग्रिटी टू आवर नेशन। तो सिमिलरली यहां पे देखने को मिलेंगे, यहां पे क्या होगा, इवन और ज्यादा इशू होगा। सी मॉडर्न इंडिया में तो आप देख सकते हैं कि पावर है, कनेक्टिविटी है, मॉडर्न और फास्ट एंड मीडियम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के फास्ट एंड मीडियम्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो वह यहाँ पे क्या है, अंपायर से के जो सब नेशनल रीजन्स है, जो प्रोविंशियल रीजन्स है, वहां से क्या होगा, अगर कोई ऐसा पावर सेंटर बन जाता, लोकल पावर सेंटर, दैट विल ट्राई टू थ्रो ऑफ द योक ऑफ द राजा, एंड ही विल ट्राई टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द राजा, ही विल ट्राई टू कार्व आउट हिज ओन किंगडम, राइट। तो यहां पे स्पेशली इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये एक बेसिक फीचर थी, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को हम देखेंगे, तो हम देखेंगे फ्रॉम द 3 पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेंटर, सेंटर इन द सेंस की सीट ऑफ पावर, कैपिटल, सीट ऑफ पावर कहां लाई करती है, आपकी पाटलिपुत्र में, जहां की राजा की गद्दी होती, राजा वहां बैठ के अंपायर को गवर्न करते थे। दिस इज द सेंटर और दिस इज द हार्ट ऑफ द अंपायर, ठीक है, पाटलिपुत्र।
तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, राजा कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करता था। सी, राजा को असिस्ट करने के लिए और किंग को असिस्ट करने के लिए आप देखेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे। जैसे मॉडर्न टाइम्स में प्रेसिडेंट को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ऐसे यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करते थे और इनको बोला जाता था मंत्री परिषद। ठीक है, और इस मंत्री परिषद का क्या कॉम्पोजिशन था, कौन कौन इसमें क्या आपके ऑफिशियल्स लाई करते थे। सी, एक तो होगा यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर। ठीक है, हु इज द फॉरमोस्ट अमंग दीज मंत्री, हु इज द मेन मंत्री यू कुड से, हु इज द मेन मिनिस्टर यू कुड से। फॉर एग्जाम्पल यू कुड कौटिल्य वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऐसे ही युवराज, दैट इज द क्राउन प्रिंस। ठीक है, इसको भी क्या है आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल किया गया। ही वॉज ऑल्सो, ऑल दीज पीपल व्हाट दे विल डू, दे विल बी एडिंग, एडवाइजिंग एंड असिस्टिंग द राजा in fulfilling or disposing his roles, duties and obligations. Also यहाँ पे युवराज क्या है, since he is closely associated with administration, he could learn, और ये जो future में जो है, since he is nominated, that is why he is known as the crown prince, he could learn and he could use this learning experience during his regime, right? Similarly queen भी हुआ करती थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट। साथ साथ हम देखेंगे कि जो सेनापति थे और आर्मी चीफ थे, ही वॉज ऑल्सो देयर, राइट। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शनरी थे जो कि आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, दैट इज द पुरोहित और चीफ प्रिस्ट। और ये सिंबलाइज करता था हाउ रिलीजन वॉज लिंक्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी। ही वॉज द चीफ प्रिस्ट। ठीक है, सो दिस वॉज काइंड ऑफ अ काउंसिल और यू कुड से अ मॉडर्न कैबिनेट। ठीक है, तो ये एड एडवाइस असिस्ट करता था राजा को। ठीक है, इवन आपके बोलते भी हैं कौटिल्य, जो कि यूज भी होता है, सिंगल व्हील डज नॉट मूव। गाड़ी को चलाना है तो एक पहिया नहीं चला सकता, तो राजा अकेला पूरा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकता है। सो ही नीड्स असिस्टेंट, राइट, ही नीड्स एडवाइस। ठीक है, प्लस ये क्या है, अकंपनी भी करेंगे राजा को ड्यूरिंग वेरियस वार कैंपेन्स। दे विल ऑल्सो बी फाइटिंग अलोंग विद द राजा। नाउ एक इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे, अमात्या। सी, अमात्याज एक बेसिक जनरल टर्म है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको आप बोल सकते हो जैसे ब्यूरोक्रेट एक टर्म है, राइट, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट। तो ये ही क्या है, ही वॉज द ब्यूरोक्रेट आप बोल सकते हो। ठीक है, ही वॉज अ जनरल टर्म फॉर ऑफिशियल। ठीक है, तो जो टॉप ऑफिशियल्स थे, जो इलीट ऑफिशियल्स थे और हाईएस्ट ऑफिशियल्स थे, उनको बोला जाता था महा अमात्याज या फिर महामात्राज और महामंताज। ठीक है, और ये जो टॉप एक्लियंस पे बैठेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के, ये सभी यही थे, मंत्री परिषद के जो पार्ट थे। इसके अलावा हम देखेंगे कि धम्म महामात्राज भी थे, जो रिलीजियस ऑफिशियल्स थे, जो दे एक्टेड एज अ काइंड ऑफ मिशनरीज फॉर प्रोपगेशन एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। सो दिस इज हाउ एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरिड आउट इन द कोर्ट ऑफ द राजा। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमने देखा कि जो ब्यूरोक्रेसी थी वो बहुत कॉम्प्लेक्स थी, ब्लॉटेड थी, हैवी ब्यूरोक्रेसी थी। और ठीक है, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बहुत था। तो यहां पे भी हम देखेंगे कि 27 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप देखते हो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं, राइट, रूरल के लिए अलग है। ठीक है, ऐसी ही अर्बन मिनिस्ट्री अलग है, डिफेंस, होम अफेयर्स,
एक्सटर्नल अफेयर्स। सो वर्क को डिवाइड किया गया, ऐसे ही यहाँ पे वर्क को डिवाइड किया गया 27 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और हर एक डिपार्टमेंट को जो हेड होगा उसको बोलेंगे अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष, इसको हम बोल सकते हैं सुपरिंटेंडेंट भी बोला जा सकता है। ठीक है, ठीक है, हु इज द हेड ऑफ, हु इज द एचओडी ऑफ दिस डिपार्टमेंट, इनको अध्यक्ष भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी वेरियस डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड थे, और क्या है वो वेरियस स्पेसिफिक फंक्शंस देखते थे। तो कुछ नाम मैं आपको लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल, जो नेवी को देखता था, जो नेवी यूनिट को जो हैंडल करता था, ठीक है, उसको बोला जाता था नाव अध्यक्ष। ठीक है, नाव, बॉट, नेवी। ऐसे ही जो आर्मी को देखता था उसको बोला जाता था बल अध्यक्ष, राइट, बल अध्यक्ष। ठीक है, ऐसे ही जो आर्मरी, जहां पे वेपन्स रखे जाते थे, उसको देखता था, उसको बोला जाता था आयुधगर। आर्मरी को बोला जाता है आयुधगर, जहां पे वेपन्स रखे जाते हैं, आयुधगर अध्यक्ष। ठीक है, राइट। एक चीज हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है, दो, उसका प्रोडक्शन 2 टाइप्स में डिवाइडेड था। वन वाज द प्रोडक्शन विच वाज कैरिड आउट बाय द एक्चुअल कल्टिवेटर्स, द पीजेंट्स। लेकिन हमने देखा था कि यहां पे क्या होगा, स्टेट भी प्रोडक्शन में थी। तो स्टेट के खुद के लैंड्स थे, राइट, स्टेट के खुद के लैंड्स थे, जहां पे क्या होता है, वहां पे क्या है, स्टेट प्रोडक्शन करती थी। ठीक है, तो खुद के फार्म्स थे, तो उन लैंड्स को बोला जाता है सीता लैंड्स, क्राउन लैंड्स, जहां पे स्टेट का प्रोडक्शन होता था, फार्मिंग की जाती थी। ठीक है, तो जो ये जो इस पोर्शन को देखेगा, इस डिपार्टमेंट को देखेगा, उसको बोला जाता है सीता अध्यक्ष। ठीक है, सीता मतलब क्राउन लैंड, जहां पे स्टेट प्रोडक्शन करती थी। यहां पे जो होगा लेबर होगा वो प्रोवाइड किया जाता था बाय शूद्राज। ठीक है, या फिर प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ठीक है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, प्रिजनर्स ऑफ वॉर हो गया। फॉर एग्जांपल कलिंग वॉर से 1,50,000 वॉर कैप्टिव्स थे। ठीक है, तो कुछ को यहां पे क्या है, स्टेट ने एज ए लेबर लिया होगा, और यहां पे स्टेट अपना खुद का प्रोडक्शन कर रहा है, खुद का एग्रीकल्चर कर रहा है। तो ये जो सीता, जो लैंड है जो खुद स्टेट ने एक्वायर किया, उनको बोलते जाते हैं क्राउन लैंड और सीता लैंड्स। तो इसको जो हेड करता था इस पूरे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को, इसको बोला जाता है सीता अध्यक्ष। ठीक, ऐसी ही एक ऑफिशियल था, उसका हो गया आपका नाम लौह अध्यक्ष। तो लौह मतलब लोहा, दैट इज आयरन। ये जनरली लौह अध्यक्ष किससे है, मेटल्स से रिलेटेड है। ठीक है, मेटलर्जी से रिलेटेड है। आयरन फॉर एग्जांपल, और को मेटल्स की में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को ओवरसी करने के लिए कौन था, लौह अध्यक्ष था। हम ये देखेंगे कि जो स्टेट है उसकी मोनोपोली थी माइनिंग में। माइनिंग और कोई नहीं कर सकता था, खाली स्टेट ही कर सकती थी, स्टेट की मोनोपोली थी माइनिंग में। ठीक है, ऐसे ही एक हो गया आपका सूरा अध्यक्ष। जब हम रिलीजन पढ़ रहे थे, वैदिक रिलीजन, तो उसमें हमने देखा था सूरा का मतलब क्या है, अल्कोहल से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये किसको देखता था, अल्कोहल का प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो अल्कोहल था वो भी स्टेट का मोनोपोली था। ओनली स्टेट अपने उसके ओवरव्यू में ही अल्कोहल का प्रोडक्शन होता था, स्टेट मोनोपोलाइज करके रखा होता प्रोडक्शन ने, स्टेट ही खुद अल्कोहल बनाता था और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था। जो इस पूरे प्रोसेस को देखता था उसको सूराध्यक्ष बोलते हैं। सी, लिकर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। स्टेट खाली प्राइवेट जो ठेकेदार है, खाली उन्हीं से पैसा नहीं उठाना चाहती थी, वो खुद ही प्रोडक्शन करना चाहती थी, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। ठीक है, ऐसे ही यहां पे गैम्बलिंग भी लीगल थी। तो जो गैम्बलिंग के लिए जो था उसको बोला जाता है द्यूत। द्यूत मतलब गैम्बलिंग, द्यूत अध्यक्ष।
राइट। प्रोस्टिट्यूशन लीगल थी, तो प्रोस्टिट्यूशन के लिए भी एक हेड था, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन के लिए भी एक हेड था, इसका क्या नाम था आप सर्च कीजिएगा, राइट। प्रोस्टिट्यूशन के लिए, प्रोस्टिट्यूशन वाज लीगल एज वेल, तो यहां से भी क्या प्रोस्टिट्यूट्स पे टैक्स लगाया जाता था, राइट। इट वाज व्यूड एज ए लेबर, ठीक है। तो सारे सोर्सेज ऑफ एवेन्यूज है जहां पे स्टेट टैक्स उठा सकती थी, वहां से स्टेट उठाती थी, ठीक है। बिकॉज हमने देखा जो सुपर स्ट्रक्चर था आर्मी और ब्यूरोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, यू हैव टू डीप इनटू एवरी पॉसिबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू और टैक्स, ठीक है। एक आपका यहां पे अध्यक्ष होगा कोष अध्यक्ष, ठीक है। कोष रिफर्स टू ट्रेजरी, जो ट्रेजरी को देखता था, राइट। और इसके साथ साथ एक होगा आपका एक तो हो गया मेटलर्जी के लिए, एक होगा आपका अध्यक्ष माइनिंग के लिए, राइट। तो जो माइनिंग को जो देखता था उसको बोला जाता था आकार अध्यक्ष, आकार अध्यक्ष, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि एक यहां पे आपको दिखने को मिलेगा शुल्क अध्यक्ष। शुल्क का क्या मतलब हो गया, आपका शुल्क लेना, ठीक है, टैक्सेस, टोल्स। तो जो ये टैक्सेस और टोल्स को जो सुपरवाइज करता था उसको बोला जाता था शुल्क अध्यक्ष, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे कि एनिमल्स के लिए भी एक था, जैसे फॉर एग्जांपल गांव के मेंटेनेंस, जो आपकी काउज है उसके लिए था गो अध्यक्ष, ठीक है। ये भी एक पॉसिबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। जो कैटल है, जो पेस्टोरलिज्म से जो प्रोडक्शन हो रही है उस पे भी टैक्स लगाया जाएगा। तो उस पे टैक्स कैसे लगाया जाएगा कि नंबर ऑफ कैटल, नंबर ऑफ एनिमल्स देख के टैक्स लगाया जाएगा बाय द स्टेट। सो दीज वर द वेरियस टाइप्स ऑफ अध्यक्ष। तो ये वेरियस 27 डिफरेंट अध्यक्ष थे, जिसमें से मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इवन आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। मेन इशू था आपका ये जो एटिमोलॉजी देखना, नाव, बल, आर्मी, आयुध घर इज आर्मरी, ठीक है। सीता क्राउन लैंड, लोह मेटल्स, लाइक, ठीक है। तो मेटल्स में इतना एम्फेसिस क्यों है? हमने देखा स्वर्णगिरी, हम देखेंगे स्वर्णगिरी एक सदर्न प्रोविंस था, राइट, जिसको दक्षिण पथ भी बोलते थे। वहां से क्या स्वर्णगिरी मतलब माउंटेन ऑफ गोल्ड, वहां से गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाता था। तो दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सूरा अध्यक्ष हम देखेंगे कि हमने देखा कि यहां से स्टेट की मोनोपोली थी लिकर के ऊपर, ठीक है। द्यूत अध्यक्ष से आपको यह पता चलता है कि गैम्बलिंग भी लीगलाइज थी, बैटिंग और गैम्बलिंग भी वहां पे स्टेट प्रोहिबिट करता था, राइट। ऐसी प्रोस्टिट्यूशन भी लीगल थी, ठीक है। ऐसी एक गो अध्यक्ष था जो कि कैटल, नंबर ऑफ कैटल्स कितनी है वहां से भी टैक्स उठाया जाएगा, वहां से भी रेवेन्यू उठाया जाएगा, ठीक है, वहां से प्रोडक्शन होगी। तो ये जो होगा वो ये देखेगा आपका। ऐसी कोष अध्यक्ष ट्रेजरी, ठीक है। शुल्क अध्यक्ष आपके टोल्स, कस्टम्स, राइट, वेरियस काइंड ऑफ टैक्सेस, ये सब होगा। सो दीज वर टोटल 27 थे, डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका कैवलरी को देखने के लिए होगा आपका अश्व अध्यक्ष, अश्व का मतलब हॉर्स, अश्व अध्यक्ष। ऐसे ही जो एलिफेंट वाली जो यूनिट थी आर्मी को, उसको देखने के लिए होगा हस्त अध्यक्ष। तो वेरियस टाइप ऑफ ये आपको क्या है देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सेंटर में कुछ इस टाइप का क्या होता है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता था, ठीक। अब ये तो हो गया आपका सेंट्रल पोर्शन। अब ये जो है रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाएगी आपका प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है। हम देखेंगे, हमने देखा था कि जो एंटायर अंपायर है उसको 4 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, ठीक है। अशोका के टाइम पे 5 थे। अगर आप इसको भी प्रोविंस लगा लेते हो, पाटलिपुत्र के आसपास वाले रीजन को, दैट विल बी द 5th प्रोविंस, ठीक है। जो 4 प्रोविंस थे वो कौन कौन से थे हमने देखा था, दैट इज तक्षशिला, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका तोशाली, ठीक है।
और कौन सा प्रोविंस था इसके साथ साथ? तक्षशिला तोशाली के साथ साथ हम देखेंगे कि आपका उज्जैन और स्वर्णगिरी, ये 4 सीट्स ऑफ दीज वर ऑल प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ द वेरियस दीज 4 प्रोविंसेस। ठीक है, यहां पे क्या था, यहां पे जो बैठेगा, ठीक है, उसको बोला जाता था कुमार, राइट। अगर आपने टीवी सीरियल देखे होंगे पुराने, ठीक है, तो कुमार किसको बोला जाता है? कहीं ना कहीं जो है, जो राजा के जो बेटे होते हैं, राइट, या फिर राजा के जो सियोन्स होते हैं, राइट, जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं, आगे वाले जो उनके बेटे होते हैं अलग अलग, उनको कुमार बोला जाता है। तो जो सियोन्स थे रॉयल डायनेस्टी के, ठीक है, उनको क्या पोस्ट किया जाता था इन अलग अलग प्रोविंशियल, ये प्रोविंशियल हेड्स थे इन प्रोविंसेस की, जिनकी सीट जो कैपिटल है, जहां पे जो हेड क्वार्टर्स इन प्रोविंसेस का जो जहां पे सीट है ये कुमाराज की, दीज वर तक्षशिला तोशाली उज्जैन। ठीक है, तो इनको कुमाराज भी बोला जाता है, कुमारा मत्याज भी बोल सकते हो। ठीक है, राइट। तो ये क्या थे? दीज वर द गवर्नर्स। जहां पे गवर्नर्स का मतलब आ जाता है, वर्ड आ जाता है, इसका मतलब क्या है? यहां पे डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, सी एक चीज हम ये देखेंगे कि जो बेसिक फीचर क्या थी एडमिनिस्ट्रेशन की। सी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था? एक तो हो गया आपका सेंट्रल रीजन, जहां पे राजा बैठेगा, दैट इज पाटलिपुत्र। फर्दर क्या होगा? ये होगा कोर एरियाज, 4 कोर एरियाज होंगे। ठीक है, और ये जो होंगे कोर और स्ट्रेटेजिक टेरिटरीज। तो कोर और स्ट्रेटेजिक टेरिटरीज में क्या होगा? आपकी प्रोविंशियल गवर्नेंस होगी, यहां पे सीट ऑफ गवर्नमेंट होगी, प्रोविंशियल सीट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो 4 जो कोर और स्ट्रेटेजिक एरियाज थे, ये क्यों है कोर स्ट्रेटेजिक? बिकॉज दे हैव कमर्शियली या फिर कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे भी क्या है? राजा का क्या है? डायरेक्ट रूल रहेगा, और यहां पे प्रोविंशियल गवर्नर्स होंगे। ठीक है, कुमार अमात्या जो हमने देखा, तो यहां पे जिस टाइप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है सेंटर पे, इसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाएगी एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस। ठीक है, तो 4 हमने देखा। तक्षशिला ये नॉर्थन प्रोविंस था, इसको उत्तर पथ भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी हम देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक भी सिग्निफिकेंस थी और कमर्शियल सिग्निफिकेंस भी थी। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इन द सेंस की जो तक्षशिला है, हम देखेंगे, हमने देखा कि दिस लाइज ऑन द पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, दिस इज द हिंदू कुश रेंजेस। ठीक है, तो फ्रॉम द डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रेटेजिक इन द सेंस फ्रॉम द डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लस कमर्शियल एज वेल, यहां से कनेक्टिविटी थी टू सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया। ठीक है, तो यहां से ओवरसीज ट्रेड भी होता था। सो यहां पे भी आपका गवर्नेंस होना जरूरी है, राजा का रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज द सियोन ऑफ द रॉयल डायनेस्टी। तो यहां पर कुमारमत्याज बैठते हैं, और वन ऑफ द कुमारमत्याज, द सियोन, जो बिंदुसार के जो बेटे थे, जो बिंदुसार रूल कर रहे थे यहां से सेंटर से, तो उनके बेटे एक बार यहां पे अशोक ने भी रूल किया था तक्षशिला में एज ए गवर्नर। ठीक है, ऐसे ही उत्तर पथ हो गया, ऐसी सदर्न प्रोविंस था, उसको बोला जाता था स्वर्णगिरी। ठीक है, स्वर्णगिरी को दक्षिण पथ भी बोला जाता है, सिंस इज द सदर्न प्रोविंस। और वाई वॉज दिस प्रोविंस इंपॉर्टेंट? इट वॉज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहां से क्या है? माइनिंग होती थी गोल्ड की, स्वर्णगिरी, माउंटेन ऑफ गोल्ड। आप देखोगे मॉडर्न कर्नाटका में कोलार माइंस है, जहां से गोल्ड की माइनिंग होती है। ठीक है, तो वहां से रेफरेंस थोड़ा बहुत इसको कनेक्ट किया जा सकता है।
सिमिलरली एक हो गया आपका उज्जैन, ठीक है, ये आपका वेस्ट और सदर्न में लाई करता था, ठीक है, वेरियस, ये तो कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो गया, राइट, वेस्ट और नॉर्थ हर जगह डायरेक्शन में आप कंट्रोल इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो डिफरेंट प्रोविंसेस के साथ, ठीक है। एंड द ईस्टर्न प्रोविंस जिसको बोला जाता है तोशाली, तोशाली कहाँ लाई करता है, ये आपका ओडिशा कोस्टल रीजन है। ऐसे ही जो आंध्र प्रदेश का, नॉर्थ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल रीजन है, ये आपका हो गया लगभग पुराना कलिंग। इनको मॉडर्न टाइम्स में आप देखेंगे, मैपिंग करेंगे तो नॉर्दर्न सरकार्स बोला जाता है। तो दिस वाज द कलिंग रीजन। तो इसकी जो कैपिटल थी दैट वाज तोशाली। तोशाली को कभी कभी बोलते हैं कि शायद इट इज शिशुपालगढ़। शिशुपालगढ़ के बारे में पढ़ेंगे उड़ीसा में। तो ये इंपॉर्टेंट था बिकॉज यहां से क्या है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता था टुवर्ड्स द सदर्न टेरिटरीज ऑफ द अंपायर, कनेक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे ईस्टर्न हाईवे लाई करता था जिसके थ्रू आप साउथ के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आंध्रा और कर्नाटका हमने देखा था, दे वर द पार्ट ऑफ द टेरिटरीज। तो इसके थ्रू, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस लाई करते हैं। तो इसलिए भी ये जो कोर और स्ट्रेटेजिक एरियाज है, यहां पे भी क्या है, डायरेक्ट रूल करने की कोशिश की गई है थ्रू कुमारामत्याज और द सियोन्स और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द रॉयल डायनेस्टीज, द गवर्नर्स। तीसरा जो लेवल होगा, दिस इज आपका जो होगा वो होगा पेरिफेरल एरियाज। पेरिफेरल एरियाज, दीज आर पेरिफेरल एरियाज, ठीक है। तो एक हो गया सेंटर और हार्ट ऑफ द अंपायर, दूसरा हो गया कोर और स्ट्रेटेजिक एरियाज, और तीसरा हो गया पेरिफेरी ऑफ द अंपायर, ठीक है, पेरिफेरल एरियाज, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन से रीजन आ जाएंगे, ठीक है, दे वर नॉट वेल इंटीग्रेटेड विद द अंपायर, ठीक है, लैक ऑफ कनेक्टिविटी थी, तो यहां पे क्या है, डायरेक्ट रूल करने की कोशिश नहीं की गई है, ठीक है। यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का वैक्यूम मिलेगा, गवर्नेंस का वैक्यूम मिलेगा, बिकॉज यहां पे क्या कनेक्टिविटी इशू है, सिंस दीज आर द पेरिफेरल एरियाज। और इसमें कौन कौन से आएंगे, फॉरेस्टेड रीजन्स, ठीक है, ट्राइबल रीजन्स जो कि फॉरेस्टेड भी हो सकते हैं, हिल रीजन्स, ठीक है, पेरिफेरल और ऑल्सो आपके फ्रंटियर बॉर्डर रीजन्स जहां पे कनेक्टिविटी कम है। तो पेरिफेरल नॉट इन द सेंस दैट दे लाई ऑन द बॉर्डर ऑफ द अंपायर, ऑन द पेरिफेरल इन द सेंस दैट कि उनकी कनेक्टिविटी और इंटीग्रेशन कम है, और उसमें क्या कुछ बॉर्डर एरियाज भी आ सकते हैं, हिल एरियाज, ट्राइबल और फॉरेस्टेड एरियाज भी आ सकते हैं। तो यहां से गवर्नेंस कैसे होता था कि यहां पे जो स्टेट है क्या है, उसका लूज एसोसिएशन होगा, ठीक है, लूज एसोसिएशन होगा, ठीक है। यहां पे जो लोकल एलिट्स होंगे, फॉर एग्जांपल ट्राइबल चीफ हो गया, उनके साथ लूज एसोसिएशन होगा। यह एसोसिएशन की क्या जरूरत है, जो फॉरेस्टेड और हिल और ट्राइबल रीजन्स है, यहां पे भी वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल टिम्बर, हनी, लैक्स। तो इन पे भी तो टैक्स लगाएंगे, यहां पे भी टैक्स छोड़ेंगे नहीं, सिर्फ टैक्स नहीं छोड़ते थे। तो यहां से टैक्स इन द सेंस ऑफ कि ये एज अ फॉर्म ऑफ लेवी कलेक्ट किया जाता था फ्रॉम द लोकल एलिट्स, ठीक है। तो यहां पे ज्यादा पेनिट्रेट करने की कोशिश नहीं की गई, जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसको डिस्टर्ब करने की भी कोशिश नहीं की गई, ताकि उनकी ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं बनी रहे, ठीक है। तो ये जो कोर एरियाज थे, ये भी कंपैरेटिवली आप ऑटोनोमस बोल सकते हो, क्योंकि राजा को यहां पे क्या हो रहा है उसका रेगुलर, इमीडिएट, कंटिन्यूअस कंट्रोल नहीं हो सकता है, ड्यू टू बिकॉज वास्ट एम्पायर था और वहां पे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटीज नहीं थी, मंथ्स लग जाते थे यहां तक पहुंचने में, तो डायरेक्ट इमीडिएट कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी की फॉर्म में रूल करते थे, ठीक है। हमने देखा सेंटर पे कैसे रूल था, फिर हमने देखा प्रोविंसेस में कैसे रूल था। प्रोविंसेस के नीचे भी थे आपके डिस्ट्रिक्ट्स, प्रोविंसेस फर्दर डिवाइडेड थे डिस्ट्रिक्ट्स में, राइट।
तो डिस्ट्रिक्ट के लिए जो टर्म थी उस टाइम बोला जाता था विशायाज और आहाराज। ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट को जो देखता था फंक्शनरी, उसको आप मॉडर्न डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर से भी आप क्या है उसको क्या है एक पैरेलल देख सकते हो उसका, और इसको बोला जाता था प्रदेशिकाज। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए टर्म्स थे विषयाज और आहाराज, ये भी हमने देख लिया। सी और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देख सकते हैं, जस्टिस के लिए हमने देखा, जस्टिस को डिलीवर करने के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था जो फंक्शनरीज थे उनको क्या बोला जाता था, राजुकाज, जो कि क्राइम और पनिशमेंट देते थे। ठीक है, फॉर वेरियस ट्रांसग्रेशन, फॉर वेरियस ब्रेकिंग ऑफ लॉज, राइट। ऐसे रिलीजन को प्रोपाउंड करने के लिए जो ऑफिशियल थे वो थे धम्म महात्रास, राइट, बुद्धिज्म को प्रोपाउंड करने के लिए। रिलीजियस मिशनरीज भी बोल सकते हैं आप इनको। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है स्टेट, आपका इंटेलिजेंस सिस्टम। जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको देखने के लिए कौन थे, स्पाइज थे। ठीक है, स्पाइस की क्या फंक्शनैलिटी थी, सी स्पाइस प्रोवाइड आईज एंड ईयर्स टू द किंग। ठीक है, ये क्या है, लोगों के क्या सेंटिमेंट्स है, पब्लिक ओपिनियन कैसा है, ठीक है, टुवर्ड्स वेरियस पॉलिसीज। ठीक है, वो डायरेक्ट राजा को देते थे। सो राजा वाज अवेयर ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन, द रिएक्शन टू हिज पॉलिसीज फ्रॉम द लोकल पब्लिक। ठीक है, द कॉमन ओपिनियन ऑफ द पीपल, सेंटिमेंट्स कैसे थे। तो ये क्या था, एक इंपॉर्टेंट सोर्स था राजा को क्या है इंफॉर्मेशन देने का। सेकंड, ये क्या है, दे पेनिट्रेटेड, since they also penetrated into the ranks of the enemy। ठीक है, तो उनकी क्या है वेरियस स्ट्रेटेजीज बता सकते थे, राइट, विच कुड हार्म द अंपायर, विच कुड अंडरमाइन द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द अंपायर, यूनिटी। ठीक है, सिमिलरली जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, वो कैसा काम कर रहे हैं वो भी वहां से भी पता चलता था, राइट। फॉर एग्जाम्पल तक्षशिला में क्या था, ये रिकरेंट प्रॉब्लम रही तक्षशिला में कि वहां पे जो गवर्नर्स पोस्टेड थे या हायर ऑफिशियल्स पोस्टेड थे, ठीक है, वो काफी ओप्रेसिव थे। इसकी इंफॉर्मेशन राजा को क्या थ्रू इंटेलिजेंस सिस्टम और स्पाइस मिलती थी, तो उनको रिप्लेस किया गया। इसलिए राजा क्या करता था, क्या है, जनरली डायरेक्ट रूल करता था, रोटेट करता रहता था ऑफिशियल्स को। ठीक है, विकेड, ये जो विकेड ऑफिशियल्स थे इनको बोला जाता था, जो कि लोगों को ओप्रेस करते थे, दुष्ट अमात्याज। ठीक है, विकेड ऑफिशियल्स, राइट, दुष्ट थे ये। तो ऐसे भी होता, रोटेशन के एक टाइम पे क्या है काफी ऑपरेशन बढ़ गया था। ठीक है, आम जनता में इनका जो ये जो थे आपके प्रोविंशियल गवर्नर्स थे और ये जो हायर ऑफिशियल्स थे जो कि ये जो यहाँ पे तक्षशिला में क्या है रूल कर रहे थे इस रीजन में, सिंस द राजा वाज सिटिंग फार अवे फ्रॉम दिस प्रोविंशियल सीट ऑफ गवर्नमेंट, तो क्या है उसको भी टाइम लगता है इंफॉर्मेशन जाने पे और इमीडिएट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो राजा क्या थ्रू इंटेलिजेंस सिस्टम के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती थी और उसके थ्रू ही वो क्या रोटेशन करता था, ट्रांसफर करता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रूल था। और इसी रोटेशन के तहत एक बार इसको ऑपरेशन को खत्म करने के लिए रोटेशन किया गया था और रिप्लेस किया गया था
वहाँ पे अशोका को फिर क्या है, हमने देखा अशोका वाज वंस द गवर्नर ऑफ तक्षशिला, तो अशोका को बैठाया गया था तक्षशिला में, बिकॉज सिंस दिस इज द फ्रंटियर रीजन सो इट इज़ वेरी सेंसिटिव। अशोका को बैठा गया था वहाँ पे क्या है, ये ओप्रेशन और इन सबको काउंटर करने के लिए, ठीक है। ऑल्सो कोई इंटरनल प्लॉटिंग वगैरह चल रही है, इंटरनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ठीक है, उसको भी क्या है, ये काउंटर करते हैं। सी ये जो स्पाइस है ये हर जगह पेनिट्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज कुड बी स्टूडेंट्स, जो स्पाइस हो सकते हैं, राइट। दीज कुड बी रिक्लूज पीपल और मेंडिकेंट्स। ये स्पाइस क्यों है, क्योंकि जो लोग हैं वो क्या रिक्लूज और मेंडिकेंट्स, राइट, मॉन्क्स और इनको भी क्या है अपन इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपने एक कॉन्फिडेंस रहता है इसमें, अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, ठीक है। सिमिलरली प्रोस्टिट्यूट्स, ठीक है, ऐसे ही जो कॉर्टिजन्स थे, ठीक है, जो लोगों की, जो आपके जो ऑफिशियल्स की रखैल होंगी, कॉर्टिजन्स होंगी, राइट, वो भी क्योंकि वो काफ़ी क्लोज रहती हैं ऑफिशियल्स के साथ और जो लोकल वेरियस राजाज और इलिट्स के साथ, तो वहाँ से भी एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकल के आ सकती है, राइट, ठीक है। और इसमें और क्या हो सकता है, सी कुछ आपकी होती थी विश कन्याज, पॉइजनस गर्ल्स, विश कन्याज, दे ऑल्सो एक्टेड एज स्पाइज, ठीक है। सी रिक्लूज और मेंडिकेंट्स ये जो थे ये सुपरस्टिशंस भी फैलाते थे लोगों के बीच में, और यहाँ से क्या है, दे वर ऑल्सो अर्निंग मनी, सो दिस वॉज ऑल्सो एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर देम एज वेल, ठीक है। सुपरस्टिशन फैला के लोगों को कुछ भी भविष्य बता के वहाँ से पैसा हटना, बट दे ऑल्सो एक्टेड एज स्पाइज, सम ऑफ देम ऑल्सो एक्टेड एज स्पाइज एज वेल, राइट। ये जो टेक्निकल नेम दिया गया है इसके दिया गया है गुड पुरुषा, गुड पुरुषाज, सो दीज वर द स्पाइज। तो हमने जस्टिस देख लिया, रिलीजन देख लिया, इंटेलिजेंस सिस्टम देख लिया, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम देख लेते हैं, दैट इज द आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, ठीक है, मिलिट्री बोल सकते हो। सी यहां पे क्या है, ये 6 यूनिट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है। तो आर्मी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कमिटी बनाई गई थी जिसमें 30 मेंबर्स थे, ठीक है। तो हर एक यूनिट को देखने के लिए क्या है, एक बोर्ड था, हर एक यूनिट को देखने के लिए एक बोर्ड था, ठीक है। तो मतलब अगर 6 यूनिट है, 6 डिफरेंट सेगमेंट्स है आपकी मिलिट्री की, तो उस हर एक सेगमेंट को देखने के लिए आपका एक बोर्ड होगा जिसमें क्या है 5 × 6, राइट, 5 × 6 30, तो 6 बोर्ड होंगे और हर एक बोर्ड में 5 मेंबर होंगे, राइट। तो ये तोड़ा गया था, फॉर एग्जाम्पल एक आपकी यूनिट होगी नेवी, हमने ऑलरेडी देखा नाव अध्यक्ष जो नेवी को देखता है, राइट, ठीक है। तो 5 मेंबर जो इसको इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, ठीक है। सिमिलरली आपका इन्फेंट्री के लिए, ठीक है, बल अध्यक्ष जिसे बोला जाता है, राइट। सिमिलरली एलिफेंट्स की यूनिट के लिए, एलिफेंट्स की भी यूनिट हुआ करती थी। इसका रीजन क्या है, एलिफेंट्स का यूज क्या होता था वार में, हमने ये डिस्कस किया था पहले भी, किसी ये आपका नॉर्थ, आपका ईस्टर्न इंडिया फॉरेस्टेड रीजन था पूरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राइट, बंगाल रीजन, हेविली फॉरेस्टेड रीजन, यहाँ पे आप देखते हो एलिफेंट कॉरिडोर्स होते हैं। तो एलिफेंट्स वर यूज टू ब्रेक फोर्ट्स, एलिफेंट्स कुड बी यूज टू ब्रेक फोर्ट्स, ठीक है। प्लस दे वेंटेज पॉइंट भी प्रोवाइड करते थे जिससे राजा क्या है ऊपर उठ के क्या देख सकता है क्या क्या चल रहा है, राइट, एक हाइट प्रोवाइड करते थे। सिमिलरली एलिफेंट्स क्या है, टफ टेरेन से क्या है जा सकते हैं, ठीक है, थिक फॉरेस्ट से दे कुड मार्च थ्रू, राइट। एलिफेंट्स दे आर वेरी इंटेलिजेंट क्रिएचर, सो वन ऑफ द यूनिट वाज एलिफेंट। इवन जब सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हटाया था तो कुछ इन रिटर्न उनको कुछ एलिफेंट्स दिए गए थे, ठीक है। उन्होंने टेरिटरी दी कांदाहार, काबुल, और इन्होंने इन रिटर्न क्या है कुछ आपके शायद 350, 400, 500 सम एलिफेंट्स वर गिवन, वी हैव कवर्ड इनटू आवर प्रीवियस लेक्चर। तो एक यूनिट थी एलिफेंट्स को देखने के लिए, तो हर एक बोर्ड एक एक इसको देखेगा, राइट। सिमिलरली कैवलरी की यूनिट होगी, ठीक है, इसका हस्ट अध्यक्ष होगा, ठीक है, एलिफेंट हाथी हाथ अध्यक्ष। कैवलरी को देखने के लिए क्या होगा आपका, क्या होगा
हॉर्सेस को देखने के लिए अश्व अध्यक्ष, ठीक है, तो ये 4 यूनिट होगी आपकी। और सिमिलरली एक जो वर्ड है वो देखेगा आपका क्या क्या हो गया, एलिफेंट्स, नेवी, आर्मी। सिमिलरली एक जो यूनिट होगी वो होगी आपकी लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, ठीक है। सोल्जर्स को लिए वेपन्स प्रोवाइड करना, लॉजिस्टिक्स, वॉर के दौरान सोल्जर्स के लिए फूड प्रोवाइड करना, ठीक है, वॉर के दौरान राजा की वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, ठीक है, रास्ते क्लियर करवाना, टफ टेरेन में रास्ते क्लियर करवाना, जंगल कटवाना, सिमिलरली वाटर, फूड, वेरियस क्लॉथ्स, सो ऑल दिस वाज पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। तो ये क्या है, आपका जो फर्दर 5 ये होगी, जो 6th जो थी आपकी रेजिमेंट थी और 6th जो डिवीजन दैट इज आर्मरी, ठीक है। तो एक बोर्ड खाली आर्मरी को देखने के लिए था जहां पे सारे वेपन्स रखे जाते थे। हम ये देखेंगे कि टोटल रफ एस्टिमेट ये था कि 6.5 lakhs पीपल कुड हैव बीन एम्प्लॉयड इन दिस वेरियस डिविजन्स ऑफ द आर्मी। और उस टाइम पे क्या थी, वारफेयर बेस्ड सोसाइटी थी, राइट। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर इन डिफेंस और इन दिस वेरियस यूनिट्स ऑफ द मिलिट्री, राइट। तो बोलते हैं कि ऑलमोस्ट ये बोला गया कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द मिलिट्री, राइट। सो दिस 10% मतलब वहां पे पॉपुलेशन कितनी रही होगी आपकी, लगभग 65 lakhs के आसपास, राइट। 6 to 7 मिलियन पॉपुलेशन रही होगी। तो उसका 10% 6.5 lakhs देवर पार्ट ऑफ द मिलिट्री। तो इतना हैविली उनकी आर्मी इतनी वास्ट थी, तो हमने वहां पे देखा ना कि बहुत ही वास्ट आर्मी है। दिस वाज रिक्वायर्ड फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ठीक है। इसके लिए सैलरीज और ये सब प्रोवाइड करने में बहुत रेवेन्यू लगता होगा, ठीक है। तो बहुत ही हैवी और क्या कहते हैं, वास्ट आर्मी और ह्यूज और मैमथ आर्मी थी, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर बेस नहीं है तो ये सुपर स्ट्रक्चर क्रम्बल कर सकता है। अगर आपके टैक्सेस ठीक नहीं है ना, इसलिए स्टेट इतनी प्रोडक्शन में लगी हुई है, वेरियस टैक्सेस कलेक्ट कर रही है, ठीक है, वो बहुत जरूरी था इन ऑर्डर टू मेंटेन द आर्मी। जब ये वॉर्स हो जाती थी तो ये जो सोल्जर्स थे दे यूज्ड टू डिपॉजिट देयर वेपन्स इन द बैक इन द आर्मरी। तो इसको देखने के लिए भी एक बोर्ड होगा। सो दिस इज हाउ आर्मी वाज मैनेज्ड। सी वन थिंग इज नेवी, मौर्यन नेवी थी ये तो पता चलता है, राइट, बट ये ऑफेंसिव पर्पस के लिए नहीं थी, ठीक है, रादर डिफेंसिव पर्पस के लिए थी। क्योंकि मेजर जो वॉरफेयर थी यहां पे लैंड बेस्ड थी, सी बेस्ड वॉरफेयर नहीं थी। तो यहां पे नेवी रखने का क्या मतलब है, सी दिस नेवी एक्टेड मोर ऑफ एज ए कोस्ट गार्ड बोला गया है, ठीक है। ये नेवी का पर्पस था कि जो मर्चेंट शिप्स जा रही हैं, राइट, ठीक है, जो मैरीटाइम ट्रेड है उसको प्रोटेक्ट किया जाए एनी हार्म से, फॉर एग्जांपल फ्रॉम पायरेट्स, ठीक है। सिमिलरली वेरियस पोर्ट्स हैं उनको उनकी सेफ्टी पे ध्यान दिया जाए, राइट। वन ऑफ द पोर्ट एक यहां पे मुंबई में था जिसको बोला जाता है सोपारा, राइट। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो ये जो पायरेट की जो शिप्स थी इनको क्या बोला जाता था, ये जो पायरेट की जो शिप्स थी इनको बोला जाता था हिमश्रिकाज। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मौर्यन इकोनॉमी कैसी रही। इकोनॉमी का एम क्या था, एक एम वो था जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, टू मोबिलाइज वेरियस रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेस, रेवेन्यू, स्टेट प्रोडक्शन, राइट, to tap into various resources, right, that was the aim of the economy, and to tap into as many resources or taxes as possible. अर्थशास्त्र में बहुत टाइप के टैक्सेस का क्या है विवरण किया गया है।
नाउ अ फेमस हिस्टोरियन मेड अ कमेंट कि अगर इतने टैक्सेस वर एक्चुअली कलेक्टेड, सी हमने देखा कि जो अर्थशास्त्र एक आइडियल प्रोवाइड करता है, वेदर इट वाज implemented in reality, that is a matter of debate, right? But somehow it acted as a point of reference to govern and to carry out the economy, right? सो इकोनॉमी का एम क्या था, जो अर्थशास्त्र जैसे उसको एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, द एम ऑफ द इकोनॉमी वाज टू मोबिलाइज एज मैनी रिसोर्सेज एज पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड टू लेवी टैक्स ऑन एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉसिबल, राइट? जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे लगाया जाए। तो हम वेरियस काइंड ऑफ टैक्सेस पढ़ेंगे। सी द टैक्स दैट वाज लेविड ऑन एग्रीकल्चर, राइट? खेती पे जो पीजेंट जो कल्टीवेशन करता था उसका कितना पोर्शन, कितना उसका क्या है, उसको शेयर स्टेट के साथ क्या है उसको देना पड़ेगा। स्टेट को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का ही हैज टू शेयर 1/6, दैट इज 16.66% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। नाउ सी ऐसा नहीं होगा कि 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। नाउ दिस प्रोड्यूस विल वेरी फ्रॉम हाउस होल्ड टू हाउस होल्ड, दिस प्रोड्यूस विल वेरी फ्रॉम सीजन टू सीजन, राइट? दिस प्रोड्यूस विल वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। तो कितना प्रोड्यूस हो सकता है उसका एस्टिमेशन करना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए असेसमेंट और सर्वेज कैरी आउट करने पड़ेंगे इन एडवांस। आप पिछले काफ़ी सालों का क्या है, ये जो सर्वेज करते थे, जो असेसमेंट करते थे, जो ऑफिशियल्स, राइट, दे वर वेल वर्स्ड इन डेटा एनालिटिक्स सो एज टू से, राइट? वो एवरेज लेते थे कि पिछले कुछ सालों में कितना प्रोडक्शन रहा है, तो वो जो है उसका एवरेज क्या है वो फिक्स कर देते थे, राइट? कि इतना प्रोडक्शन रहा है, जनरली ये देखा गया है इन पर्टिकुलर एरिया से, सो उसका 1/6 प्रोडक्शन को फिक्स कर दिया जाता था, राइट? टैक्स को फिक्स किया जाता था। तो उसका पहले असेसमेंट होगा और सर्वे होगा, ठीक है? क्वांटम ऑफ टैक्स किस पे डिपेंड करता है? सी 2 फैक्टर्स पे यहां पे डिपेंड करेगा जब सर्वे किया जाएगा। वन इज द नेट सोन एरिया, कितने एरिया में क्या है खेती की गई है, राइट? क्वांटम। सेकंड कि जिस एरिया में खेती की जा रही है उसका टाइप ऑफ लैंड कैसा है, राइट? वेदर इट इज अ फर्टाइल लैंड, राइट? क्या कुछ जो है लैंड आपके 2 to 3 क्रॉप्स पर ईयर क्या है क्रॉप्स आपकी उगाई जा सकती है, कुछ में यू कुड ओनली डू इट वंस इन अ ईयर, सर, राइट? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप और क्वालिटी ऑफ लैंड, it depends on the fertility of land, whether the land is irrigated or not, right? तो इसके बेसिस पे असेसमेंट सर्वे करके एक एस्टिमेशन बनाया जाएगा और उस एस्टिमेशन के बेसिस पे अराउंड 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस क्या है उस पर टैक्स लगाया जाएगा ऑफ द 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस पे। नाउ ये जो टैक्स है ये कैसे कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है? सी यहाँ पे हम एक और ऑफिशियल देखते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, हमने वेरियस किंगडम्स पढ़े थे, महाजनपद भी पढ़े थे, तो उसमें हमने एक इंपॉर्टेंट फंक्शनरी देखा था एट द विलेज लेवल, जो कि विलेज का हेडमैन होता है, उसको ग्राम भोजका भी बोलते हैं, राइट? और ग्रामीणी भी बोलते थे, एंशंट आपका जो वैदिक टाइम्स में ग्रामीणी बोलते थे, तो यहाँ पे उसको बोला गया विलेज हेडमैन को ग्रामिका, ठीक है? ग्रामिका क्या है? लोकल रेवेन्यू ऑफिशियल के साथ, right? Now this local revenue official is a part of the administrative structure, right, at the village level. Local revenue official क्या है? ये लैंड डीड्स करेगा, right? और इसके साथ मिलके विलेज एडमिन के साथ कोऑपरेट करके असेसमेंट में भी और कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, कितना प्रोडक्शन होता है, उसके बेसिस पे टैक्स लगेगा, ठीक है? इसको आप मॉडर्न पटवारी से कंपेयर कर सकते हो, राइट, एट द विलेज लेवल। नाउ इसमें से एक काइंड ऑफ टैक्स था पिंड कर, ठीक है? ये तो हाउस होल्ड्स पे लग रहा है, राइट? अलग अलग हाउस होल्ड पे अलग अलग टाइप, अलग अलग क्वांटम की जमीन होगी, अलग अलग टाइप की जमीन होगी। एक होता था पिंड कर, सी कर मतलब टैक्स, पिंड मतलब विलेज को बोलते हैं, राइट? सो इसको हीप टैक्स बोलते हैं। ये क्या है? हीप में कलेक्ट किया जाता है, इसका पूरे एक विलेज पे, एंटायर विलेज पे टैक्स लगेगा और एंटायर विलेज हैज टू पे सम क्वांटम ऑफ टैक्स, राइट? सो इसको बोलते हैं पिंड कर। ये भी लेवी होता था यहाँ पे
राइट। कई जगह पे क्या है, पिंडकर था, जहां पे पिंडकर नहीं था वहां पे इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स पे क्या है, इंडिविजुअली हर एक पे टैक्स लगाया जाता था, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटम ऑफ लैंड दे पोजेस एंड द नेट सोन एरिया। सी यहां पे हम देखेंगे कि मौर्यन अंपायर और ब्रिटिशर्स में क्या डिफरेंस था। सी आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री में कि ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ फैमाइंस रिलीफ मेजर्स कोई नहीं मिलते थे। जितना असेसमेंट कर दिया ईस्टर्न इंडिया कंपनी ने और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने, दे हैव टू पे दैट क्वांटम ऑफ टैक्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द क्लाइमेटिक सिचुएशन। अगर कोई ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, जिसकी वजह से फैमाइन कंडीशंस डेवलप हो रही है, हंगर और स्टारवेशन आ रहा है, राइट, उस टाइम पे रिलीफ मेजर्स नहीं प्रोवाइड किए जाते थे बाय द ब्रिटिशर्स, एंड दैट्स व्हाई वेरियस फैमाइन्स occurred in which millions perished. For example, the famous Bengal famine of 1943, right? Millions perished. तो वहाँ पे क्या है, कोई रिलीफ मेजर नहीं होता था। इसीलिए इसके अगेंस्ट क्या है, गांधी जब आए थे इंडियन नेशनल मूवमेंट सीन पे, तो वहाँ पे उन्होंने क्या है, इसके खिलाफ भी सत्याग्रह और आंदोलन किया था, राइट। तो इसमें क्या है कि यहां पे ऐसा नहीं था। सी दिस वाज वेलफेयर बेस्ड स्टेट, राइट। ये कोई एलियन स्टेट नहीं थी कि बाहर से कोई स्टेट है, रादर इट वाज, हमने देखा कि पैटर्नल किंगशिप, वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट, इट वाज द नेटिव स्टेट, तो अपने लोगों का भला भी चाहती थी, राइट। तो रिलीफ मेजर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। ये जो एग्रीकल्चर पे टैक्स है, ये आइदर यू कुड पे इट इन कैश। कैश क्या होता था, यहां पे क्या है, कैश क्या होगा, यहां पे होते थे आपके पंच मार्क्ड कॉइन्स। हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा था। सी ये जो कॉइन्स हैं, देवर नॉट इनग्रेव्ड, रादर देवर पंच मार्क्ड, राइट। उनको मेल्ट किया जाता था और मेल्ट करने के बाद एक शेप दी जाती थी, और वो जो मेल्टन फॉर्म में है ना, उस पर पंच लगाया जाता था, जिसपे इंप्रेशन बन जाता था, इसलिए इसको बोला जाता है पंच मार्क्ड कॉइन्स, राइट। तो ये जो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे, इसमें क्या है, एक जैसे रुपीज होता है, तो इसमें एक यूनिट थी पन्ना की। तो जैसे सैलरी देखेंगे आप ऑफिशियल्स की, जैसे अमत्याज की सैलरीज होगी किसी की 24,000 पन्नाज, राइट। तो पन्नाज इज 3/4 ऑफ ए सिल्वर पन्ना इज ए सिल्वर कॉइन, राइट। सो दीज PMCs वर मोस्टली सिल्वर कॉइन्स, सम वर कॉपर एज वेल, एंड इफ द cash, the unit of measurement was panna. 40, for example, the salary of the top mahamatras, the mantris, right, for example senapati was roughly 48,000 pannas per month, right। और यहाँ पे भी डिबेट पर मंथ थी या पर वीक थी, लेकिन 48,000 पन्नास। सो वन पन्ना दैट इज अ सिल्वर कॉइन एंड वन पन्ना इज 3/4 ऑफ तोला। तो ये उसका इतना वेट होता था, ये सिल्वर के कॉइन का। सो दिस वाज द इंपीरियल करेंसीज, ठीक है। तो ये जो इस पे ठप्पा लगता था, ये जो पंच लगता था, इस पे वेरियस सिंबल्स हो सकते हैं। वन ऑफ द सिंबल वाज पीकॉक। सी इट इज, अगर आता तो आप फिर भी इसको पीकॉकर टिक मार सकते थे, क्योंकि जब हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था मौर्यन अंपायर की, तो हमने देखा था कि मौर्याज देवर पीकॉक हर्डर्स, हमने इसके बारे में पढ़ा था, देवर पीकॉक हर्डर्स, और वो उनका जो नेटिव और इनिशियली देवर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द गोरखपुर रीजन इन द ईस्टर्न यूपी रीजन, ठीक है, ईस्टर्न यूपी में। तो अनदर और जो ये कॉइन्स मिले हैं, आप जाके गूगल सर्च करना इस पे, किसी पे हिल का साइन है, क्रेसेंट आधा चांद भी बना हुआ है, राइट, ट्रीज भी हैं इस पे। तो दीज वर द वेरियस सिंबल्स दैट वर देयर, पीकॉक, हिल, क्रेसेंट एंड ट्री ऑन पंच मार्क कॉइन्स। सो ये जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं, ये जो प्रोडक्शन हो रही है, राइट, तो यहां पे ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, एक्सचेंज होगा। तो इस एक्सचेंज को क्या है, स्टिमुलेट करने के लिए मार्केट इकोनॉमी डेवलप हुई। यहाँ पे अर्बनाइजेशन हम देखेंगे, इट वाज अ ग्रेट स्टेट, और अर्बनाइजेशन और मटेरियलिज्म आपका मौर्यास के टाइम पे लार्ज स्केल पे बढ़ा था। तो इसको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे क्या है, पंच मार्क्ड कॉइन्स एज एन इंपीरियल करेंसी थी। सो एग्रीकल्चर को कैश, दैट इज पंच मार्क्ड कॉइन्स, या फिर काइंड में, राइट, यू कुड शेयर सम पोर्शन ऑफ योर प्रोड्यूस इन काइंड ऑल्सो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, हर विलेज लेवल पे क्या है, आपको रिलीफ मेजर्स लेने पड़ेंगे। ग्रामिका को लोकल रेवेन्यू ऑफिशियल के साथ मिलके यू हैव टू कंस्ट्रक्ट और बिल्ड स्टोर हाउसेज, राइट। हमने महास्थान इंस्क्रिप्शन में पढ़ा था, राइट, वहां पे स्टोर हाउस बना गया था,
कोष्ठ गृह बनाया गया था जहां पे क्या है, आप क्या है, क्रॉप को स्टोर कर सकते हो, जो 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 टैक्स का कुछ पोर्शन है उसको आप स्टोर कर सकते हो, सो एज टू मिटिगेट वेरियस क्लाइमेटिक शॉक्स लाइक ड्रॉट्स और फ्लड्स विच कुड लीड टू फैमाइन. सो व्हेन किंग सेज एज पर धर्मा that all subjects are my children and I have to look towards for their welfare. So this was one of the example of welfare. इसको हमने कंपेयर किया ब्रिटिश स्टेट से भी, राइट. सी एक टैक्स था इरिगेशन टैक्स. स्टेट जहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती थी वहां पे क्या है, फॉर एग्जांपल इफ स्टेट इज कंस्ट्रक्टिंग वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल कैनाल्स, नहर अगर वो निकाल रही है, डैम्स बना रही है, राइट, और कैनाल ये नहर है इससे फर्दर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बना रही है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड्स, राइट. तो यहां पे आपको क्या है, जो फार्मर को क्या है, इरिगेशन टैक्स भी देना पड़ेगा, राइट. So some portion of these tax, for example यहां पे स्टोर हाउसेज बने, यहां पे क्या है, इरिगेशन टैक्स, इरिगेशन चैनल्स में भी यूज हो रहा है, राइट. सो टैक्स वाज नॉट यूज फॉर वेरियस पर्पसेज, नॉट ओनली फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन और आर मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, नॉट ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेटिक और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर उसी पे नहीं, बल्कि इवन ऑन द वेलफेयर, राइट. सिमिलरली अब ये जो टैक्स था, ये जो ट्रेजरी जो बिल्डअप की, उसको क्या रिलीजियस डोनेशंस के लिए भी यूज होती थी, राइट, जिसकी वजह से प्रोपगेशन हुआ बुद्धिज्म का. सो दिस मनी इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, राइट. सिमिलरली टैक्स किस पे था, वी सेड कि एवरी इमेजिनरी एक्टिविटी पॉसिबल उस पर टैक्स लगाया जाएगा, जहां से भी आपका क्या है, ट्रांजैक्शंस और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही है. फॉर एग्जांपल प्रोस्टिट्यूशन एज ए सर्विस, सो इट वाज अ काइंड ऑफ ए सर्विस टैक्स ऑन प्रोस्टिट्यूशन. प्रोस्टिट्यूट्स पे लगाया जाता था, एज अ पोर्शन ऑफ देयर अर्निंग्स दे वर टेकन बाय द स्टेट. सो प्रोस्टिट्यूशन और इवन गैम्बलिंग पे, बैटिंग पे भी टैक्स था. आज के टाइम पे यही डिस्कशन हो रहा है कि आईपीएल फॉर एग्जांपल और अदर एवेन्यूज में क्या है, हमें गैम्बलिंग को लीगलाइज कर देना चाहिए क्योंकि मोस्टली इट इज इलीगल, और यहां से जो स्टेट है दैट इज मिसिंग इट आउट ऑन द टैक्सेस दैट कुड बी इनकर्ड बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द ब्लैक इकोनॉमी, राइट, अंडरग्राउंड इकोनॉमी. दे विल एनीवे बी फंक्शनिंग with the help of corrupt politicians, police, right. So better is to we should legalize them, we should bring them into the formal framework. तो यहाँ पे actually this was done in the during the these Mauryan times. So prostitution, gambling, these were legal activities. अगर क्वेश्चन आता है तो you have to mark that prostitution and gambling was legal activities during the Mauryan times, right. Similarly और क्या टैक्स होगा, सी ट्रेड पे भी टैक्स लगेगा. इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, आपका टेरिटोरियल, ये मौर्यन अंपायर, इसकी टेरिटरी में कुछ भी इंपोर्ट हो रहा है तो कस्टम्स आपको देना पड़ेगा, या फिर एक्सपोर्ट हो रहा है तो कस्टम्स देना पड़ेगा. सो कस्टम्स आपका एक काइंड ऑफ टैक्स हो गया. सिमिलरली टोल्स देने पड़ेंगे, राइट. आप टोल्स देते हो, मंडी क्या है, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी से क्या हुआ, ई वे बिल लाया गया. अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो यहां पे क्या होता था कि जो एंशिएंट हाईवेज होते थे, ना इन हाईवेज के अलोंग ही क्या है, ट्रेडर्स क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, राइट, फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स पर्पसेस, फॉर सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स, दे विल बी माइग्रेटिंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज, ठीक है. तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंसेज कवर करने के लिए क्या है, वेरियस हाईवेज बनाए गए थे, स्टेट ने हाईवेज बनाए थे. यहां पे क्या है, ये जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेंगे इन हाईवेज के अलोंग रेस्ट हाउसेज, स्टेट सराइज भी बनाए हुए थे, रेस्ट हाउसेज, और साथ साथ इन हाईवेज पे क्या है, स्टेट ने, दिस वाज डन ड्यूरिंग द प्रीवियस रिजीम्स ऑल्सो, यहां पे स्टेट क्या है, सेफ्टी का भी ध्यान रखती थी. हर एक रेगुलर डिस्टेंस पे क्या है, कुछ कुछ सोल्जर्स दे विल बी डिप्लॉयड ऑन दिस हाईवेज सो एज टू काउंटर डकैती, रॉबरी, राइट. वहां पे क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी कम थी, राइट, बिजली नहीं थी, अंधेरा था, राइट, पॉवर्टी भी थी, तो ये क्या है, रॉबरी और ये सब होगा वहां पे. तो उसको काउंटर करने के लिए, और सी अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, अगर ये सेफ्टी नहीं होगी तो पूरा ट्रेड क्रम्बल हो जाए. और ट्रेड के बेसिस पे ही पूरा अर्बनाइजेशन और मटेरियलिज्म आ रहा है सोसाइटी में. सो ट्रेड इज कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ द अंपायर.
सो उसको मेंटेन करने के लिए द गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड ऑन दीज, और इसलिए गवर्नमेंट क्या टोल्स भी कनेक्ट करेगी, राइट। और क्या हो सकता है, वन वाज मिलिट्री टैक्स। सी मिलिट्री टैक्स इन द सेंस कि ये एक्चुअली नॉट पेड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट वाज पेड इन टर्म्स ऑफ, फॉर एग्जाम्पल कभी भी मिलिट्री इज क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल इन अ वॉर सिचुएशन इज मिलिट्री इज क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया, और इवन इन द अदर सिचुएशंस एज वेल, then the residents of that particular area has to do some provisioning for the soldiers. They have to provide food, they have to provide water, they have to provide various services, for example barber, hair cutting, they have to provide various goods, cereals, food, right. So this acted as a kind of a, now this was provided, this provisioning was done for free, so this acted as a kind of a tax on the people, so it was a military tax, right. तो यहां पे भी क्या है, स्टेट अपनी स्पेंडिंग को कम कर देगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, सी एक जो टैक्स था वो होगा डेयरी पे, पैस्चर लैंड्स पे होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल dairy is a kind of economic activity, right. Production of various milk products, right. Production of wool, production of you could say various products that you could derive from domestication of animals, right. तो यहाँ पे क्या है, जो एनिमल्स पे जो टैक्स लगता था उसको बोलते हैं चराई या ग्रेजिंग टैक्स, टैक्स ऑन एनिमल्स। तो यहां पे इतनी लार्ज नंबर ऑफ कैटल है, तो उसका कितना, किसका कितना प्रोडक्ट होगा वो डिटरमाइन करना मुश्किल है। तो दिस टैक्स वाज लेविड ऑन द नंबर ऑफ कैटल, राइट, नंबर ऑफ काउस, नंबर ऑफ गोट्स, नंबर ऑफ शीप, नंबर ऑफ बुफेलोज दैट अ हाउस होल्ड possesses. The more the number of cows they possess, that is they have greater wealth, they have greater they are producing much economic activities, ज़्यादा लेवल पे वो होगा। तो ये जो है it is a kind of a quantum tax that is based on number, राइट। मॉडर्न टाइम्स में आप देखोगे एक होता है एड वैलोरम टैक्स होता है, राइट, और दूसरा होता है क्वांटम टैक्स होता है, राइट। फॉर एग्जांपल सिगरेट्स पे क्या है, वो क्या है उसकी लेंथ पे लगता है, ठीक है, कॉटन के वेट पे लगता है, तो यहां पे नंबर पे टैक्स लगा रहा है स्टेट। सिमिलरली आर्टिजन्स की प्रोडक्शन पे भी टैक्स लगता था, और उसमें एक काइंड ऑफ टैक्स था दैट वाज नोन एज लेबर टैक्स, ठीक है। कुछ आर्टिजन्स को फॉर एग्जाम्पल दे हैव टू रिजर्व सम डेज इन देयर मंथ जस्ट टू प्रोड्यूस फॉर द स्टेट, राइट। स्टेट की वेरियस डिमांड्स होती थी, वेरियस नीड्स होती थी, राइट। वो प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट स्टेट के लिए कहां से आएंगे, आर्टिजन्स मैन्युफैक्चर करेंगे। तो महीने में दे हैव टू रिजर्व 1 2 3 और मे बी मोर डेज जस्ट फॉर डेडिकेटिंग प्रोडक्शन टू द स्टेट, राइट। स्टेट के लिए काम करना पड़ता है। दिस एक्टेड एज ए काइंड ऑफ अ लेबर टैक्स, सम डेज टू वर्क इन अ मंथ फॉर स्टेट। इसको कभी कभी विष्टी भी बोला जाता है, राइट, टैक्स ऑन लेबर, लेबर टैक्स। और इसको बोला जाता है फोर्स्ड लेबर भी है, बिकॉज आर्टिजन्स आर वर्चुअली फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट। इफ दे आर प्रोवाइडेड चॉइस दे वुड हैव नॉट वर्कड फॉर द स्टेट, राइट। सो योर राइट टू ऑक्यूपेशन, राइट टू वर्क वाज somehow snatched away by the state, और इसलिए यहां पे इसको फोर्स्ड लेबर भी कहा गया है। नाउ स्टेट क्या है, खाली टैक्सेस और इसको मोबिलाइज नहीं कर रही। स्टेट क्या है, इज इटसेल्फ एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, राइट। स्टेट इज इटसेल्फ मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, स्टेट इज इटसेल्फ एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और ये बड़ा ही एक मार्क्ड डिपार्चर आपको देखने मिलेगा फ्रॉम अदर किंगडम्स। हमने अभी तक जितने महाजनपद पढ़े, राइट, वेरियस डायनेस्टीज पढ़ी, इन दोज वी हैव नेवर सीन स्टेट वाज कि एनी स्टेट वाज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन। नाउ दिस वाज अ स्पेशल फीचर ऑफ द मौर्यन स्टेट, राइट, एंड ड्यू टू दिस फीचर दे वर एबल टू कंट्रोल सो लार्ज एरियाज। उनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन ही इतना था बिकॉज दे वर एक्चुअली फोकसिंग ऑन प्रोडक्शन ऑल्सो। तो स्टेट का हम देखेंगे, बाकी जो जितने भी अंपायर्स रहेंगे उसमें स्टेट का क्या रोल होगा। स्टेट का रोल होगा आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, डिफेंस मेंटेन करना, और रेवेन्यू, और आपका क्या टैक्सेस को क्या है
मोबिलाइज करना। लेकिन यहाँ पे स्टेट, मॉडर्न स्टेट वेंट स्टेप फर्दर। दिस इज हाउ मॉडर्न स्टेट वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टेट्स। तो स्टेट यहाँ पे वाज इटसेल्फ एंगेज इन प्रोडक्शन, और कुछ कुछ एवेन्यूज ऐसे थे जिसमें स्टेट की मोनोपोली थी, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल स्टेट की खुद की वर्कशॉप्स थी और फैक्ट्रीज थी जहां पे वुमेन को लार्ज स्केल पे एम्प्लॉय किया जाता था, और दीज फैक्ट्रीज वर द फैक्ट्रीज विच वर इंगेज इन स्पिनिंग एंड वीविंग, राइट, स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन, यार्न, राइट, सो एज टू प्रोड्यूस यार्न, और यहां से टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता था। मतलब द मौर्यन स्टेट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग क्लॉथ्स, राइट, बट दिस वॉज नॉट अ मोनोपोली। ठीक है, हम देखेंगे जो आर्म्स का जो कंट्रोल था, जो प्रोडक्शन था, इट वॉज अ कंप्लीट मोनोपोली ऑफ द स्टेट। नो वन एल्स कुड मैन्युफैक्चर आर्म्स, ओनली द स्टेट कुड मैन्युफैक्चर आर्म्स। नो, इट सर्व्ड टू पर्पसेस। वन, कि सिंस ओनली द स्टेट कुड मैन्युफैक्चर आर्म्स, वेपन्स, राइट, तो ये डिफेंस पर्पस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट था। इंटरनल रेबेलियन को क्वैश करने के लिए, या उसको क्या है, एक प्रीएम्प्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वेपन्स का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से नहीं हो सकता है। तो एक तो स्ट्रेटेजिक इसके पीछे थिंकिंग ये थी। दूसरा क्या था, स्टेट कुड ऑल्सो अर्न मनी बाय सप्लाइंग वेपन्स और आर्म्स टू अदर किंगडम्स और टू वेरियस एलाइड राजास, राइट, जो स्टेट के जो ओवरऑल एम्बिट में आते हैं, सुजरेनिटी में आते हैं, तो वहां से भी स्टेट पैसा कमा सकती थी। तीसरा था माइनिंग। ना माइनिंग पे क्या है, कुछ हद तक हम बोल सकते हैं ज्यादातर स्टेट का कंट्रोल था। इट वाज ऑलमोस्ट अ वर्चुअल मोनोपोली ऑफ द स्टेट। तो जितने जो ओर्स हैं, हम देखेंगे कि पाटलिपुत्र, राइट, पटना, जो सदर्न बिहार था उस टाइम पे, सदर्न पोर्शन ऑफ बिहार, दैट इज द मॉडर्न झारखंड, यहां पे हम देखेंगे कि आयरन ओर्स लार्ज स्केल पे पाई गई हैं, राइट। और दिस वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। हमने देखा था कि वाई मौर्यन एम्पायर और मगध एम्पायर इवन फ्लरिश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ह्यूज आयरन ओर्स। आयरन की क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर में, अर्बनाइजेशन में, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट। यू शुड वॉच प्रीवियस लेक्चर्स इन विच वी ट्रेस द लिंक बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड द राइज ऑफ टाउन्स, सिटीज, अर्बनाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट, राइट। तो आयरन कहाँ था, हम देखेंगे कि झारखंड जो सदर्न बिहार है, प्रोक्सिमिटी में आयरन माइंस थी। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न सिंहभूम, आप देखोगे कि जमशेदपुर जो है, जहां पे टाटा स्टील है, राइट, प्रोडक्शन होता लार्ज स्केल पे। ऐसी गोल्ड, स्वर्णगिरी हमने देखा, सदर्न प्रोविंस, दक्षिण पथ, राइट, जहां से क्या है प्रोडक्शन, जहां से गोल्ड की माइनिंग की जाती है। गोल्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो इसमें स्टेट की मोनोपोली थी। प्लस स्टेट वाज नॉट ओनली फैचिंग टैक्स from the agricultural economic domain, but state was itself engaged in agricultural production as well. हमने देखा था कि स्टेट के खुद के लैंड्स थे जिनको क्राउन लैंड्स बोला जाता है। क्राउन के जो लैंड्स हैं, इनको क्या है, जो टर्म दी गई, दैट इज सीता लैंड्स। और यहाँ पे क्या है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, फॉर एग्जाम्पल कलिंग वॉर के 1,50,000 वॉर कैप्टिव्स थे, उनको एम्प्लॉय किया जाता था इन स्टेट के फार्म्स पे। सिमिलरली स्लेव्स को हमने देखा, स्लेवरी भी प्रेवलेंट थी इस सोसाइटी में। और साथ साथ क्या है, शूद्र जो लेबरर्स थे उनको एम्प्लॉय किया जाता था लार्ज स्केल पे इन लैंड पे, ठीक है। और अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जिसके पीछे आज भी लड़ाई चल रही है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, वेदर लिकर शुड बी पार्ट ऑफ जीएसटी और नॉट। सो द लिकर प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेसिंग, the entire process was the monopoly of the Mauryan state, and this acted as a very important source of revenue for them. हमने इसके बारे में ये भी पढ़ा था कि एक जो 27 डिपार्टमेंट्स थे उसमें से एक जो सुप्रिंटेंडेंट और अध्यक्ष था, दैट इज सूरा अध्यक्ष, लिकर को सूरा या सोम हमने पढ़ा था, वैदिक रिलीजन वो भी बोला जाता है। सो दिस एक्टेड ऑल्सो एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर देम, राइट। नाउ टू इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज हम पढ़ेंगे। ये जो वेरियस सोर्सेज ऑफ टैक्सेस है, राइट, इनका पहले होगा असेसमेंट कि किस सोर्स से कितना प्रोबेबल टैक्स हम क्या है, स्टेट क्या है, मोबिलाइज कर सकती है, ठीक है। और सेकंड इसका होगा कलेक्शन। नाउ द एंटायर असेसमेंट एंड कलेक्शन मशीनरी ऑफ द स्टेट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनरी, और उसको बोलते हैं समहर्ता। समग्र
कलेक्ट करना, राइट। तो इसका दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी, असेसमेंट और कलेक्शन जो देखता था ये वेरियस टैक्सेस की, राइट। एंड द अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शनरी दैट इज सन्निधाता। सन्निधाता मतलब जो ये जो टैक्स आ रहा है, जो रेवेन्यूज और रिसोर्सेज बिल्डअप हो रहे हैं, ठीक है, इसको ट्रेजरी में रखा जाएगा, तो इसको ओवरलुक कौन करेगा? सन्निधाता। और अकाउंटिंग, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, ऑडिटिंग हो रहा है, मॉडर्न कंट्रोल सीएजी और अकाउंटेंट जनरल से इसको कंपेयर कर सकते हो। दिस वाज द फंक्शन ऑफ सन्निधाता। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा गया है कि समहारता वाज मोर इंपॉर्टेंट देन सन्निधाता बिकॉज समहारता ही असेसमेंट और कलेक्शन करेगा, एंड दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल नोड इन द एंटायर टैक्स स्ट्रक्चर। अगर ये नोड ढंग से फंक्शन नहीं होगा देन द ट्रेजरी और एंटायर मशीनरी विल क्रम्बल, राइट।